हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यस। हाँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आज ये क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, लेक्चर नंबर 5। यस 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 यस। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल। आइए बेटा। हाँ, तो क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से एक बार बता दीजिए। ऑल दो मेरा गला खराब है, लेकिन क्या आपको सुनाई अच्छे से दे रही है? ज्यादा इरिटेशन, फटफटी आवाज से इरिटेशन तो नहीं हो रही? आवाज यहां पे कम कर देंगे या फिर मैं धीरे बोल लूंगा। गुड इवनिंग, नमस्ते बेटा, लव यू ऑल लव यू ऑल। आज आपको बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है? तो तैयार रहिएगा सारा होमवर्क निपटाने के लिए, ठीक है? गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यस, आज ये बेटा। अच्छा, लेक्चर नंबर हमारे पास 6 है, 5 नहीं है। अरे दादा रे दादा, अगर ये 6 है तो 7 8 9 10 11 है। कैसे खत्म होगा ये? हाँ, लेक्चर नंबर 6 है। तो भाई साहब आज बहुत तेजी तेजी से पढ़ना है, ठीक है? हाँ, बहुत तेजी तेजी से पढ़ना है। तुम लोग बहुत ढीले इंसान हो, ठीक है? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है? तो आज हमें, हाँ, अब इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे भाई, जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। तरुण सर का सही चल रहा है, केमिस्ट्री वाले सर ने भी भाई हमसे क्लास, हम लोगों ने निखिल सर की क्लास ली थी, अब वो छीन रहे हैं वापस, क्योंकि उनको सिलेबस अपना कंप्लीट कराना है, वो ज्यादा डिले में चल रहे हैं। तो अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली 23 या 24 तारीख को फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, केमिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है? तो उनको वापस करना पड़ेगा हमें क्लास, और हम लोगों को संडे को वापस दोबारा से उठा के पढ़ना पड़ेगा। कोई रहे, हमारे एंटरपेंटर बिल्कुल तैयार है, हमें पता है, ठीक है? हाँ, आ जाइए। तो क्वेश्चंस ऑन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर उसके बाद मोशन ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्लैंक बोथ एंड रिकॉइल ऑफ अ गन। मैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करना चाहूं तो करके हम लोग बैलेंस आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चैप्टर में कुछ भी कटौती नहीं करना चाहता, तो हम लोग बिल्कुल डिटेल में ही पढ़ेंगे। हाँ, किसी दिन अगर संडे एक्स्ट्रा आपको और हमें त्यागना पड़ेगा, हम त्याग देंगे। क्लियर? यस यस यस। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इस संडे नहीं एक्स्ट्रा लूंगा भाई, ना 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 ना, वो तो मुझे पता है, संडे तो तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है? अगले संडे। हाँ, अगले संडे। अरे भैया, दिवाली पिवाली तो नहीं पड़ेगा, एक बार चेक कर ले। ये कौन सा चल रहा? अक्टूबर चल रहा है, तो इस संडे थोड़ा ना टेस्ट है तुम्हारा। यार, अगले संडे तो फिर हम है ही नहीं यहां पर। हाँ, इस संडे तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है? चलो ठीक है, अगले संडे हम है ही नहीं, फिर उसके अगले संडे हो पाएगा, उसके अगले संडे फिर टेस्ट रख देंगे तुम्हारा। कैसे होगा? चलो देखते हैं, करते हैं इसका कुछ जुगाड़ है। हाँ, अरे इस संडे टेस्ट वो नहीं है, 20 तारीख को यार देखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, 20 तारीख को कंपनी वाले भेज रहे हैं हमको किसी काम पर, अब हमको चाहिए क्लास। हाँ, रिकॉर्डिंग, चलो देखते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग करने का टाइम कहाँ है? क्लास ही क्लास है, ठीक है? अभी तो तुम्हारा वो देना है हमें, वो वर्क पार एनर्जी का समरी लेक्चर कल सुबह रिकॉर्ड करेंगे जल्दी से आके। करते हैं भैया, करते हैं, ठीक है? यस। हाँ, आ जाओ भाई, स्टार्ट किया जाए। तो लास्ट क्लास में बेटा ये वाला सवाल आप सभी लोगों के सामने था, जरा एक बार देखिए कितने बच्चे इसको ट्राई करे हैं, ठीक है? हमारा गला खराब है तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे बोलने की, ठीक है? एन एल शेप लैमिना मेड अप ऑफ थिन रॉड्स ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी सस्पेंडेड विद अ स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। इफ AB इक्वल टू BC द एंगल इज मेड बाय द AB विद डाउनवर्ड वर्टिकल इज थीटा। तो हमें ये बताना है। तो अब देखो, क्वेश्चन रीड करने में तेज क्यों बोलना, वो तो तुम्हारे सामने भी है, तुम भी तो रीड करोगे, है? अब बात आई कि हमारे को इसका ये थीटा एंगल क्या होगा। चलिए सारे बच्चे जरा देखना कि हमें एक, अब ये बात नहीं बिल्कुल कॉमन सेंस वाली है,
ठीक है, कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास अगर आप उसको नॉर्मली हिंज कर रहे हो, कहीं से बांध देते हो, तो वो ऐसे नहीं रुकेगा कि भाई ये है और ये बार बार नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास तुम्हारा जब ये था तो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है, तुम रोकने की कोशिश करोगे। एक्चुअली में एक वर्ड आता है टॉर्क, ये जो फोर्स है, इसका जो वजन है, ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ये हमेशा इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा इस लाइन के नीचे रहेगा। क्लियर सारे बच्चे? अब कल की क्लास वाली हरकत अगर फिर से करोगे तो फिर से नुकसान हो जाएगा, फिर अब इस क्वेश्चन को दोबारा अगली बार कराएंगे ही नहीं। ठीक है, ये हमारे पास एल शेप का ये इस प्रकार से रॉड था बेटा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें एक दूसरा हमारे पास रॉड इस प्रकार से है, सारे बच्चे जरा देखना कि दोनों का ना जो सेंटर ऑफ मास हमारे पास आएगा वो इस लाइन पर ही कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से हम लोगों का रॉड रहेगा कि इन दोनों का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इस लाइन पर ही होना चाहिए, तभी जाके ये हमारे पास रुका रह सकता है, अदरवाइज नहीं रुका रहेगा। तो सारे बच्चे मेरे को ये बताना कि जो ये एल शेप की हमारे पास रॉड है, दोनों का मास m और m है, लेंथ l और l है, तो सेंटर ऑफ मास एल शेप लैमिना का आप सभी लोगों ने निकाला हुआ है, जरा ये बताना कहां पर होता था। अगर ये एल शेप का रॉड है, ये अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, जरा सारे बच्चे मेरे को बताना इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, जल्दी से। वेरी गुड, जरा इसका सेंटर ऑफ मास, इस एल शेप के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट की अगर आप बात करें तो सर इसका L/2, 0 पर है, मैंने कहा m मास, और इसका सर हमारे पास 0, L/2 पर है, मैंने कहा यस m मास। तो सर XCOM की अगर आप बात करेंगे तो m इंटू L/2, हाँ, प्लस m इंटू 0 डिवाइड बाय 2m, तो सर ये आएगा आपका L/4। हाँ वेरी गुड, एक बच्चे ने कह दिया L/2, L/2 गधे। अबे कैसे L/2, L/2? अबे यार मैं कहता हूं ना, इसीलिए लप्पा मत मारा करो बेटा। इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, जब आप बात करोगे तो सेंटर ऑफ मास आपका यहां से ये वाला डिस्टेंस आपका आएगा L/4 और ये वाला डिस्टेंस आपका आएगा L/4। तुमने क्या करा, L/2 और L/2, वाह 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 वाह। तो XCOM ये आया। अब Y सेंटर ऑफ मास की अगर आप बात करोगे, एक का 0 है बेटा और एक का L/2 है बेटा और डिवाइडेड बाय 2m है बेटा, तो ये आपका L/4 आ गया। क्लियर, ये आ गया हमारे पास। तो एक्चुअली में अगर आप नोटिस करें तो सेंटर ऑफ मास इसका भी तो वैसे ही रहेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, L/4 होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, L/4 होगा। ये थीटा उन्होंने पूछा है, तो अगर मैं यहां पर 90 डिग्री ड्रॉप करूंगा तो डिस्टेंस निकाल लो बेटा, तो ये वाला L माइनस ये वाला लेंथ हमारे पास कितना होगा बेटा, L माइनस 3L, वो L माइनस L/4, तो दैट इज इक्वल टू 3L/4, और ये वाला लेंथ हमारे पास कितना होगा बेटा, दैट इज L/4। अगर मैं tan थीटा लगा दूं इस ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाँ सर, तो परपेंडिकुलर में आपका है L/4 और बेस में है बेटा 3L/4, ठिशुम 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 1/3, तो tan थीटा की वैल्यू आपकी 1:3 की यहां पर आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा रेशियो आ रहा है बेटा, डी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। क्लियर है क्या सारे बच्चे, क्लियर है क्या, हमारे पास डी ऑप्शन दैट इज योर आंसर। अब देखो ये अच्छा सवाल था तो फैल गए। हाँ सर, कोफिशिएंट ऑफ कोऑर्डिनेट इंजन की डायमेंशन क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ कार्नोट, बेटा कौन है ये, हर्षित कुमार, बेटा छोड़ दे ऐसा सवाल, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब आएगा। मच्छरों ने खा लिया भाई साहब, हाँ इतना दर्द हो रहा है, एसी में सो नहीं सकते, ठंड लग रही है, दरवाजा खोल के गए भाई साहब, राक्षस मच्छर है, इतना इतना भाई साहब बुन डाला, सारा खून ले गए भाई, बीमार इंसान। मैं लेटे लेटे कह रहा भाई साहब बीमार है, आज तो छोड़ दो, भाई साहब यहां पे काट के गया है, तुम्हारे जैसी है। चलो भाई, क्लियर। तो सीधी सी बात हमारे पास यहां पर यही है कि सेंटर ऑफ मास आपको जो मिलेगा वो इस लाइन के नीचे मिलेगा। हमें यह बात पता है कि एक एल शेप की लेमिना का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमारे पास L/4, L/4 पर है। ठीक है,
L/4 कॉमा L/4। तो यहां से भी तो वही होगा, बस ये थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओ, आंसर पाओ, खत्म। इसको हम लोग टॉर्क से भी करेंगे। क्लियर? हाँ भाई साहब, बहुत ज्यादा मच्छर ने काटा है। ये देख रहे हो, पूरा यहां पे काट चुके हैं, पूरा यहां पर काट चुके हैं। और दिक्कत तो हम लोगों की भी तो है, ठीक है। जैसे चादर होती है, अब कुछ लोग ना चादर के अंदर मुंह रख के सो सकते हैं, जैसे मेरे को है, मेरे को घुटन होने लगती है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ऐसे बस नाक बाहर निकाल रखी है और ऐसे ठीक है। हाँ, अब क्या होता है ना, चादर में ठंड वो गर्मी लगने लगती है, ठीक है। तो फिर पांव निकाल लिया, बस इतना सा पांव बाहर निकाल लेता हूं मैं, ऐसे पांव, और थोड़ा सा हाथ यहां से बाहर निकाल लिया। ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, हर चीज हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, मच्छरों को कौन सा एरिया मिला भाई साहब, पूरे पांव पर काट रखो है, यहां काट दिया, यहां काट, मतलब उनको भाई साहब जहां मिला है वहां मौका है, हर जगह से खून लेके चले गए शरीर में से। हाँ, ठंड भी लग रही है। अब जैसे अभी मौसम, अभी कुछ बच्चे बीमार पड़ेंगे, जैसे हमारे जैसे ही है, ठीक है। हाँ, पंखा चला रखा है, रजाई ले रखी है, और एक टांग बाहर, थर्मोमीटर अपना बाहर लगा रखा है, हाँ, कि भाई हल्की सी ठंड भी लगेगी और रजाई से मैं वो भी करूंगा। हाँ, तो वही बस मैंने कल कोशिश करी है, भाई साहब मच्छरों ने बुन दिया बिल्कुल, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, आ जाओ, ठीक हो जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए स्टार्ट किया जाए। अगला, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब हमारे पास यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें चाहिए। तो दो बॉडीज है हमारे पास, सर ये तो जी की वैल्यू तो 10 ही लेके चलेंगे, 9.8 कौन करेगा, हट। हाँ, तो सर इसमें कैसे करें, मैंने कहा देखो दोनों बॉडीज चलेंगी, सारे बच्चे अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। यहां पर 2G आएगा, हाँ सर, यहां पर T आएगा, हाँ सर, फ्रिक्शनलेस पुली, यहां पर T आएगा, यस सर, यहां पर तो वजन आएगा 3G, यहां पर आएगा नॉर्मल, फ्रिक्शन आएगा सर इस डायरेक्शन में, एंड दिस फ्रिक्शन विल बी म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो 0.5 नॉर्मल रिएक्शन इज 30, है ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15, ये आ गया। इक्वेशन बना लीजिए बेटा, दोनों एक साथ चलेंगे, एक्सेलरेशन ए और एक्सेलरेशन ए। गलतियां ना हो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे, सबसे पहले 2G माइनस टी इज इक्वल टू 2A, ये बनी। इसको ले जाने वाले के लिए बेटा 3 माइनस टी माइनस 15 इज इक्वल टू 3A, और ये हो जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5A। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5A, ए की वैल्यू 1 आ रही है। कितना आ रहा है बेटा आपका आंसर, कुछ बच्चों ने 1 ही कर दिया होगा, सर दोनों की एक्सेलरेशन 1, सेंटर ऑफ मास 1 से जाएगा। अरे पगले, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर तेरे को निकालना है तो ये आएगा m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हाँ सर, तो अब जरा ध्यान से समझ, ये 2 वाला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, तो 2 इंटू -1 जे कैप, हाँ सर, ये 3 वाला 1 से x एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है आई कैप, डिवाइडेड बाय टोटल मास 5, किस किस का ये आ रहा है बेटा, 3/5 आई कैप माइनस 2/5 जे कैप। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमें जो चाहिए था। क्लियर है क्या, हाँ या ना। कितना आ रहा है बेटा, 3/5 माइनस 3/5 या 3/5, ये तो पॉजिटिव में जा रहा है हमारे पास, 3/5 एंड माइनस 2/5, वेरी गुड। हाँ, आई कैप जे कैप की गलती मत करना, एक्सेलरेशन, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन आपकी 1 है बेटा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं क्या दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, नहीं, दोनों की एक्सेलरेशन सेम नहीं है, दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। अगला सवाल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब लॉज ऑफ मोशन से कंबाइन कर देंगे तो आप निकाल सकते हैं, अगर आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है तो ये भी कर लेंगे, ठीक है। आइए, इन्होंने क्या किया है, अब इनको धागों से कनेक्ट नहीं किया है, धागे से करना चाहते तो धागे से भी कनेक्ट कर सकते थे। फिगर शोज अ फिक्स्ड वेज, ये आपका जो वेज है बेटा, इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, हाँ सर, ठीक है। And two blocks of mass 2 kg and 3 kg are placed on its smooth inclined surface. When the two blocks are released from rest, find the acceleration of center of mass of the two blocks. Clear? सर स्प्रिंग वाला नहीं हुआ, आते हैं बेटा, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, जरा अब मेरे को बताना कि अगर मेरे पास ये इस प्रकार से वेज है, ठीक है, यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक दे रखा है,
ये वाला एंगल हमें दे रखा है 30, 60 और 90 डिग्री, 30, 60 और 90 डिग्री। ये वाला ब्लॉक है हमारे पास कितने का, 2 kg एंड 3 kg। ये है 2 kg का और यहां पर है 3 kg का। सारे बच्चे इन दोनों की इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस निकाल लोगे? सारे बच्चे इन दोनों की इंडिविजुअल एक्सेलरेशन यहां पर बहुत ध्यान से करना था। इंडिविजुअल एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है सर, इसकी एक्सेलरेशन होगी जी, कोई फ्रिक्शन विक्शन तो है नहीं सर, जी साइन 30 होगी, तो ये तो सर 5 से जा रहा है, मैंने कहा। और सर इसकी होगी सर जी साइन 60 अलोंग द वेज आपने बताया था, तो 10 इंटू साइन 60 √3/2, तो सर ये तो 5√3 ऐसे जा रहा है। वेरी गुड, लव यू बेटा, थैंक यू सो मच अगर आपने ये डायरेक्टली कर लिया। अदरवाइज आप क्या करते, जिनको डाउट है mg साइन 60, mg कॉस 60 और नॉर्मल यही बनाते। नॉर्मल इसके बराबर होता है mg cos 30 के बराबर होता, mg साइन 30 ही इसको लेके जाता तो इक्वल टू ma करते, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता। अब यही फायदा है रिवाइज करने का, अदरवाइज 2-3 स्टेप और बढ़ते। अब बात आई एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास। बच्चे क्या गलती करेंगे सर, एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू 5 ये कर देंगे, प्लस 3 इंटू 5√3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। गया, पूरा सवाल गया अगर तुमने ये कर दिया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अब हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। वेरी गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला सर, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ट्राइंगल था, हाँ 90 डिग्री है, यस हमारे पास, जरा ध्यान समझना, अगर यहां 30 डिग्री है तो यहां पर भी 30 डिग्री होगा। हाँ सर, इसकी एक्सेलरेशन किधर थी, इसकी एक्सेलरेशन थी 5, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो यहां पर क्या आएगा बेटा, 5 cos 30 इधर आएगा और 5 sin 30 इधर आएगा। तो अगर इसकी एक्सेलरेशन को अगर आप लिखें 2 kg वाले को, एक्सेलरेशन अगर आप देखें तो यह आएगा -5 cos 30 आई कैप और यह आएगा -5 sin 30 जे कैप। ये इसकी एक्सेलरेशन आई। इसको अगर आप देखें तो वैल्यू वाइज में कितना आ जाएगा बेटा, cos 30 √3/2, तो -5 √3/2 आई कैप और -5/2 जे कैप। ये आया, वेरी गुड। आप इनको रिजॉल्व करेंगे, वेक्टर्स है हमारे पास, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करें तो ये 5√3 है, यस सर। ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60 होगा, तो अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे बेटा तो 5√3 cos 60 आपको यहां मिलेगा और 5√3 sin 60 आपको यहां मिलेगा। तो बस 3 kg वाले ब्लॉक का अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे बेटा तो हमें कितना मिलेगा, 5√3 cos 60 आई कैप, ठीक है, cos 60 आई कैप -5√3 हमारे पास sin 60 हमारे पास जे कैप, यही आएगा। तो अगर आप वैल्यूज डाल देंगे बेटा तो ये हमारे पास cos 60 कितना होगा, 1/2, तो 5√3/2 आई कैप माइनस साइन 60 √3/2, तो 15/2 15/2 हमारे पास जे कैप। यही आ रहा है बेटा, एक बार दिल बना दीजिए, हाँ या ना, ऑलरेडी डन, लव यू बेटा। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए, अब आप अपने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की यहां पर बात करेंगे, दैट इज m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आप ये वाली बात करेंगे, ठीक है। अगर हमें बेसिक से सारी चीजें यही आया है, वेरी गुड। तो 2 इंटू -5√3/2 आई कैप -5/2 जे कैप, ये आया बेटा, प्लस 3 इंटू हमारे पास 5√3/2 आई कैप -15/2 हमारे पास जे कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 + 3, ये आपका आंसर होगा। यस, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाए तो आप आसानी से इन सब चीजों को कर सकते हैं। क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। तो करना वही है, बस ये है कि आपको एक्सेलरेशंस इंडिविजुअल पता हो जाए। क्लियर, आइए फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। सर कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हो, कर लेना ना यार, ये वाली चीज तुम कर सकते हो, कंसेप्ट हमारा मैच हो जाए। अब इसमें क्या है कि सर ये म्यू की वैल्यू 0.1 है, 2 kg है, और 4 kg 0.2 12 न्यूटन है। अब कैसे करें सर, मैंने कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ इन दोनों का देखो, 2 kg और 4 kg कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा, हाँ सर, कहीं ना कहीं तो होगा इन दोनों का।
तो उसका अगर मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो मैंने कहा यार एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कर दूंगा। सर एक्सेलरेशन कैसे निकालूं? मैंने कहा यार इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। कई बच्चों का जवाब आ रहा है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोग एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं। यहां पर सर फ्रिक्शन है तो इसका जो वजन होगा सर 2g होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा सर n होगा, n की वैल्यू 20 आएगी। मैंने कहा फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? सर फ्रिक्शन विल बी म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो 0.1 इंटू 20 सर 2 न्यूटन का ये। मैंने कहा इधर तुम 10 लगा रहे हो तो ये एक्सेलरेशन a से चलेगा, ये a1 से चलेगा, हाँ तो कितना आएगा बेटा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 2a1, तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2a1, तो ये 4 की वैल्यू आ रही है आपकी a1, ये इधर 4 से जा रहा है। सर ये कैसे चलेगा? मैंने कहा भाई देखो इसका 4 kg वजन है तो 4g वजन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन n2 आएगा। हाँ सर, जो बच्चे नए हैं वो सोचेंगे यार बच्चे इतनी जल्दी जल्दी जवाब कैसे दे रहे हैं। बेटा हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन वर्क पर बहुत डिटेल में बहुत मेहनत से पढ़ा है, आज इसीलिए तुम इन सारी चीजों को क्लब कर पा रहे हो। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस तू भी करेगा बेटा, तू भी यहां तक पहुंच जाएगा। फ्रिक्शन की बात करें तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू की वैल्यू है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन है 40, तो ये हमारे पास 8 आ गया। तो सर 12 से खींच रहे हो, ये 8 है, तो ये तो इधर एक्सेलरेशन a2 से जाएगा। मैंने कहा यस, तो सर 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4a2, तो ये तो सर 4 इज इक्वल टू 4a2 आ रहा है, तो a2 की वैल्यू तो सर 1 आ रही है। मैंने कहा हाँ, लेकिन आई कैप जे कैप की गलती ना हो तो एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास क्या लिखूंगा जरा ध्यान से समझना। इसका मास है 2, सर एक्सेलरेशन 4 नहीं 4 आई कैप, ठीक है, प्लस उसका मास है 4 और इसकी एक्सेलरेशन 1 आई कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास हमारे पास कितना है 2 प्लस 4, तो अगर देखें तो -8 आई कैप प्लस 4 आई कैप डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा बेटा -4 आई कैप डिवाइडेड बाय 6, तो -2/3 आई कैप, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेरी गुड, ठीक है सर। इंक्रीज नंबर ऑफ एडवांस कंटेंट प्लीज। बेटा तुम्हें ज्यादा पता है या हमें ज्यादा पता है? तुम्हें ज्यादा पता है या हमें ज्यादा पता है कि क्या कराना है क्या नहीं कराना है? बता दो। अगर तुम्हें पता है तो 6600 तुम हमसे ले लियो, हमारी जान छोड़ दो भाई, तुम ही आके पढ़ा दियो, हम भी दे देंगे तुम्हें 6600 रुपए। हाँ, हम जॉब वॉब छोड़ देते, तुम ही पढ़ा लियो। ठीक है बेटा, आप सभी लोग AIR बैच के भी कंटेंट को देखते होंगे, तो AIR बैच में भी यही सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हाँ उसमें अलग तरीके से पढ़ाई जाती है। हर जगह पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है, हर जगह पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अगर मैं भी AIR में पढ़ा रहा होता तो वहां पे अलग तरीके से पढ़ा रहा होता। जितनी माइन्यूट चीजें हम आपको यहां पर बताते हैं एक नॉर्मल बैच में, वो शायद वहां पर वैसे नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि वहां पर बच्चे ऐसे एप्टीट्यूड के होते हैं कि वो डायरेक्टली पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो उनको वहां तक जाने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन नॉर्मल बैच में हमें बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो आपको मैं ये बोलूंगा अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है तो जॉब के लिए अप्लाई करिएगा, हम ही आपका इंटरव्यू ले लेंगे। ठीक है, इंटरव्यू हम ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस, हाँ आ जाओ भाई, हाँ आइए। चलिए अब ये वाले सवाल को सारे बच्चे स्टार मार्क करना। ये मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैं ना पहले से प्रिडिक्शन कर देता हूं कि आपको कौन कौन सी चीजों में दिक्कत आएंगी। जो सेंसिबल बच्चे हैं ना वो इस चीज को समझेंगे कि हाँ सर ने पहले बताया था, इसका मतलब है ऑल ओवर इंडिया कुछ ना कुछ इस पे बवाल चलता है बच्चों के बीच में, इसीलिए इनको ये कठिन लगता है। जहां आगे चल के आपको दो ब्लॉक और एक स्प्रिंग दिख जाए, बच्चे उसको छोड़ देते हैं। सीधे बता रहा हूं, SHM तक छोड़ते चले जाते हैं स्प्रिंग ब्लॉक को। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसका जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होगा तो हम लोगों को एक एडवांस का थ्योरी सेशन लेना पड़ेगा। उसमें सिर्फ एक टॉपिक, बाकी सारी चीजें हम लोग क्लास में एडवांस की कर लेंगे, सिर्फ एक टॉपिक है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, CM फ्रेम के ऊपर जेईई मेंस में भी ज्यादा सवाल नहीं है, ऐसा नहीं कि एडवांस में भर भर के आ रहे, नहीं, वो एक्चुअली में आपको सोचने का एक नजरिया देता है। ठीक है, और उससे चीजें काफी आसान हो जाती हैं।
तो ये वाले जो टॉपिक है स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रगल करते रहिए। वो एडवांस का सीएम फ्रेम जब हम बात करेंगे तो आपको सारे सवाल हो जाएंगे, इरोडोव विरोडोव के जितने भी सवाल है सारे आप आसानी से कर लेंगे। टू ब्लॉक ऑफ मासेस 3 kg एंड 5 kg आर कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस एज शोन इन द फिगर। मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा वो मेरे को बताना, देखना आप शायद आंसर तक पहुंच जाए। अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 3 kg एंड इट इज ऑब्जर्व दैट द इंस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने कितना फोर्स लगाया है? 40 न्यूटन। अब जरा देखो, जिन बच्चों से सवाल नहीं बना, मतलब यह अप्रोच नहीं बनी, अब आंसर तो किसी को भी नहीं पता ना, अप्रोच नहीं बनी, सर मेरे को समझ ही नहीं आया करना क्या है, जरा थम्स डाउन कर दीजिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कितने बच्चे इस क्वेश्चन को देख के नहीं पकड़ पाए। तो इन्होंने कहा कि हम लोगों ने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है एट एन इंस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg। जो 3 kg वाला है इसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg मास एट दैट इंस्टेंट। उसी इंस्टेंट पर क्या होगा? ठीक है, चलिए, वेरी गुड, यस, क्लियर। अच्छा, कई बच्चों का थम्स डाउन आया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसके बीच में धागा बना देता तो क्या दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चलते? पहले ये सोच के देख लीजिए। अगर मैं आपको यही सवाल दे दूं, ठीक है, ये हमारे पास थ्रेड मान लीजिए या रॉड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये 5 kg वाला है, ये 3 kg वाला है, और अगर मैं यहां पर 40 न्यूटन लगा रहा हूं, तो अगर ये कुछ ही एक्सेलरेशन ए से चल रहा है तो क्या इसकी एक्सेलरेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी? सोच के बताइए, सेम होगी या डिफरेंट? क्योंकि धागे का तो लेंथ कभी चेंज हो ही नहीं सकता। अगर आप यहां पर बात करें तो धागे में एक कंस्ट्रेंट है बेटा, ये अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये भी ए से जाएगा, तो अगर इसकी कुछ एक्सेलरेशन होती तो उसकी भी एक्सेलरेशन वही होती, तब सेम होता। लेकिन स्प्रिंग की बात करो तो क्या हमारे पास स्प्रिंग में कोई कंस्ट्रेंट है? नहीं। तो हमारे लिए अगर आप नोटिस करें तो स्प्रिंग में ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये किसी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है तो इसको भी उतने ही एक्सेलरेशन से जाना पड़ेगा। स्प्रिंग में नहीं है, लेजी फोर्स है। स्प्रिंग ये काम कब करेगा? मैक्सिमम इलोंगेशन पर। जब मैं सीएम फ्रेम पढ़ाऊंगा तब आपको चीजें समझ आएंगी। तो अभी आपको ये बात समझ आ गई यार, धागा होता तो एक्सेलरेशन सेम होता, स्प्रिंग यार फैल जाएगा, ठीक है, तो ये जितने से जा रहा हो सकता है उतने से ना जा रहा हो। तो अब करूं कैसे सर, इस सवाल को करूं कैसे? अच्छा एक बात बताओ, जो भी हमारे पास स्प्रिंग का फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स होगा एफएस एंड एफएस। अगर मैं सिस्टम की बात करूं, पूरे सिस्टम की, कल की बात हम लोगों ने करी ही थी, इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो नेट फोर्स हमारे पास क्या है? सर नेट फोर्स आपने लगाया 40, मैंने कहा टोटल मास क्या है? सर टोटल मास है 8, तो मैंने कहा टोटल एक्सेलरेशन क्या होगी? तो आप कहोगे सर टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, 40/8 हमारे पास आएगी 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये किसकी एक्सेलरेशन होगी सारे बच्चे? ये किसकी एक्सेलरेशन होगी? सेंटर ऑफ मास की। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर मैं इसको एज अ सिस्टम ही मान लूं तो फोर्स ये है, मास ये है। याद करो पुली ब्लॉक सिस्टम में हम लोगों ने क्या कहा था? 2T ऊपर का फोर्स है, वजन एक्सटर्नल, तो नेट फोर्स जो आप निकाला, नेट फोर्स इक्वल टू ma करके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया। मैंने यहीं पर बात करी तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा। अगर मैं इस सिस्टम में बात करूं, दोनों के एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से हो कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ भी हमारे पास वैलिड रहे, तो 5i कैप इज इक्वल टू 5 इंटू a1 हमें नहीं पता, प्लस हमारे पास 3 इंटू 2 आई कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 3 8, तो 8 5 40 आई कैप। यहां पर ध्यान से समझना, क्या अगर आप देखें तो 5a1 प्लस 6 आई में ही आएगा आंसर, तो ये 40 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू a1। क्लियर है क्या सारे बच्चे? सारे बच्चे यस और नो? क्लियर है क्या? हाँ या ना? सर इक्वेशन से किया, अभी पहले इसको इससे करो, ठीक है सारे बच्चे?
क्लियर? तो हमारे पास एक्सेलरेशन हम लोगों ने पूरे सिस्टम को यहां पर मान लिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, पूरे सिस्टम को यहां पर मान लिया, और उस पूरे सिस्टम में मैंने कहा कि यार जो भी नेट फोर्स है, टोटल मास है, तो जो एक्सेलरेशन निकलेगी वो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकलेगी, वो ये आई। और फिर मैंने इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कर दिया, वहीं पर रखा, आंसर आ गया। यस, हाँ। अब कुछ बच्चे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी जा सकते थे। किन किन ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से करा कि सर इसकी एक्सेलरेशन दे रखी है, मैं स्प्रिंग फोर्स निकाल लूंगा, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 40 माइनस एफएस इक्वल टू हमारे पास 326, तो 34 इक्वल टू एफएस आ गया सर, स्प्रिंग फोर्स ये आ गया। तो अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन इधर भी होगा, तो एफएस ही 5 इंटू A2 हमारे पास होगा, तो सर 34/5 दैट इज इक्वल टू A2 हमारे पास हो गया, खत्म, ये भी आ गया, ठीक है। हाँ देखो दोनों मेथड हमारे लिए, सर वो तो बड़ा आसान लगा, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज में आपको एक ध्यान रखना है, धागा होता तो दोनों की एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहती, इसके बराबर, लेकिन धागा ना होने की वजह से स्प्रिंग, बेटा अब ये वाला चीज भी सीखो, ठीक है, ये वाली चीज भी आप यहां पर सीखो, ठीक है। तो आप यहां पे क्या कहते हैं कि भाई सिर्फ इसके लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो 40 माइनस एफ एस इक्वल टू 3 इंटू 2 6, तो ये इधर चला जाएगा, तो 34 इक्वल टू एफ एस आ गया, तो ये वाला 34 इस पर लग रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, दोनों की एक्सेलरेशन हमारे पास अलग अलग आएगी, क्लियर? हाँ या ना सारे बच्चे, यस और नो? तो आप लॉज ऑफ मोशन से जाना चाहें उससे चले जाइए, या फिर आप अपने सेंटर ऑफ मास वाले से जाना चाहें उससे चले जाइए, आपके दोनों तरीके से आंसर यहां पर मैच कर जाएंगे, क्लियर सारे बच्चे? ठीक है, आइए सर वेक्टर वेक्टर, क्या वेक्टर वेक्टर? हाँ सर मैंने न्यूटन लॉज से करा। देखो अगर आपने न्यूटन लॉज से करा अच्छी बात है, क्योंकि आप देखो न्यूटन लॉज आपको इतना प्रैक्टिस हो चुकी है, आपने उससे कर लिया, लेकिन क्या नया मेथड हमें नहीं सीखना चाहिए? नया मेथड, जो चीज आपको उस समय के लिए इंपॉर्टेंट होती है प्लीज उससे भी करिए, ठीक है। हाँ सर व्हाई नॉट जीरो? सर जीरो क्यों, जीरो क्यों बे, कहना क्या चाह रहे हो? आई कैप, अरे क्या हुआ? हाँ तो आई कैप में ही आएगी ना पॉजिटिव आ रही है तो। हाँ सारे बच्चे, सर वर्क से क्यों नहीं, काइनेटिक एनर्जी ये सब कुछ भी नहीं है तो कैसे लगाएगा? हाँ अरे बोले, हाँ ठीक है, आइए चलिए अब जरा नेक्स्ट पार्ट, सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से सुनना, अगला पार्ट, ये वाला पार्ट जनरली क्या होता है बच्चा स्किप करता है, ऑफलाइन में भी कराया जाता है, ऑनलाइन में भी कराया जाता है, एंड दिस इज फॉर प्योरली कंपटीशन। इसमें स्कूल में बस रिकॉइल ऑफ द गन का एक फॉर्मूला आपको पूछा जाता है, वो भी एक बहुत सिंपल फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि इसके बाद आएगा थोड़ा सा कठिन वाला पार्ट, लेकिन अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो हम लोग यहां पर एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बात है, यही कोलिजन में चला जाएगा आगे चल के। मोशन ऑफ द पर्सन ऑन अ प्लैंक, ये बच्चों को रुलाता है, ठीक है। फिर रिकॉइल ऑफ द गन थोड़ा सा हंसाता है, ठीक है, और फिर भाई साहब पटक पटक के रुलाता है, ठीक है। रिकॉइल ऑफ द गन एंड मोशन ऑफ द पर्सन ऑन द प्लैंक अगर आपने ध्यान से कर लिया, फिर हम लोग तैयार हो जाते हैं अपने कोलिजन्स में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसी के ही आपको होमवर्क देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर आप न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के हिसाब से देखें, न्यूटन्स का जो हमारे पास सेकेंड लॉ है, सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखिए। न्यूटन्स के अगर सेकेंड लॉ की बात करें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी, ये वेक्टर ही है। हाँ तो इफ, ध्यान से सुनना, हमारे पास कंजर्वेशन क्या है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एफ एक्सटर्नल on a system is equal to 0, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पर 0 हो जाए तो आप यहां पे कहेंगे 0 इज इक्वल टू डीपी बाई डी, और याद करिए किस चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है? सर कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन सिर्फ 0 होता है। मैंने कहा अगर हमारे पास डीपी बाई डी 0 आ रहा है तो क्या आप यहां से एक लॉजिक बता सकते हैं कि यार ये तो हुआ होगा कांस्टेंट, दैट मींस
अगर हमारे पास कभी भी किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ध्यान सुनना, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, देन एट दैट कंडीशन फॉर द सिस्टम हमारे पास इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, आप ये भी कह सकते हैं, और मोमेंटम इज कंजर्व्ड, जो भी पहले का मोमेंटम था वही हमारे पास रहेगा, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्लियर है क्या? सारे बच्चे इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए। न्यूटन्स ने यही बात बोली थी कि भाई अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है डेफिनेटली किसी ने फोर्स लगाया है, यही बात बोली थी। उसको उल्टा बोल रहे हैं कि अगर भाई किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर सारे बच्चे? सर जेई मेंस में आएगा क्या? इसके बाद वाली सारी चीजें आपकी कंपटीशन की है। ठीक है, इसके बाद की आपकी सारी चीजें कंपटीशन की है। अगर आपके टीचर ने ये सारी चीजें कराई हैं तो प्लीज उनके नोट्स को जरूर रेफर करिएगा। कराई है तो आप पढ़िएगा, अगर नहीं कराई है टीचर ने, जनरली टीचर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले तक आते हैं, इसके बाद ये वाला पार्ट नहीं कराते हैं। हम लोग कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एचसी वर्मा में आपको सवाल मिलेंगे, जेई मेंस में आपको सवाल मिलेंगे, इवन एडवांस में भी आपको सवाल मिलेंगे। क्लियर? अब सर ये बात तो थियोरेटिकल होगी, आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं आपको बिल्कुल बेसिक भाषा में लिख देता हूं। ठीक है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, अब सर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने, अगर तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाने आते तो यहां चले जाओगे, क्योंकि ये तो चेक करना पड़ेगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे लिए इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रहेगा। ये हमारे पास था। तो पहली गलती जो बच्चे करते हैं, राइट मोमेंटम इन आई कैप, जे कैप एंड के कैप फॉर्म। बच्चे भूल जाते हैं मोमेंटम हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी है। सर क्वेश्चन नहीं हो रहे बेटा, अगर इतना कराने के बाद भी नहीं हो रहे तो फिर रहने दे। ठीक है, कहीं और से पढ़ ले भाई, क्या ही कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी अगर नहीं हो रहे तो फिर रहने दे, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा तेरे को, दूसरे और भी अच्छे टीचर हैं उनके पास चले जा। ठीक है, हाँ। तो अब जरा यहां पर ध्यान से देख, ये आया इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हमारे पास हमेशा रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास, ध्यान सुनना, सेंटर ऑफ मास इनिशियली अगर रेस्ट पर है, अगर रेस्ट पर है तो फाइनली भी रेस्ट पर होगा, फाइनली भी रेस्ट पर ही होगा। ध्यान से सुनना बेटा, अगर एक सिस्टम पर तुम बात कर रहे हो, किस पर बात कर रहे हो? सिस्टम पर। तो एक सिस्टम पर अगर नेट फोर्स तुम्हारा नहीं लग रहा, अभी एग्जांपल लूंगा तो और क्लियरिटी आएगी। अगर एक सिस्टम पर नेट फोर्स तुम्हारा नहीं लग रहा है तो हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर पहले सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट पर है तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए, तो रेस्ट पर ही मिलेगा, फाइनली भी रेस्ट पर मिलेगा। अगर इनिशियल ठीक है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास चल रहा है तो वो सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा। सारे बच्चे एक बार इसको लिखिए, फिर मैं आपको धीरे धीरे सवाल से बताता हूं। चलिए सारे बच्चे इसको एक बार धीरे धीरे लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। सर ये कहना क्या चाह रहा है? अगर भाई देख, कोलिजन भी जब होगा, जब दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो बाहर कोई फोर्स नहीं आता, यही चीज जाके कोलिजन में भी चली जाएगी। अगर ये चीज जाके इससे टकरा रही है तो इसने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर फोर्स लगाया। अगर आप तुम दोनों को सिस्टम ले लो तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है।
अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का स्टेट कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। अगर पहले सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है तो बाद में भी रुका रहेगा, और अगर पहले चल रहा है तो बाद में भी चलता रहेगा। सर सेकंड पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, आता हूं, ध्यान सुन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो कि मेरे पास एक m मास है और एक 2m मास है, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे सवाल आपको लगेंगे, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। कईयों को लगता है अच्छा ऐसी सर ने समझाने के लिए कुछ डेटा लिया होगा, नहीं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास एक m मास है, एक 2m मास है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास d है। इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास d है। पहला सवाल हमारे पास फाइंड लोकेशन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ COM, फाइंड डिस्टेंस ऑफ COM फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम M। ये M मास से सेंटर ऑफ मास का कितना डिस्टेंस है, सारे बच्चे बताएं। इनिशियली बोथ पार्टिकल्स एट रेस्ट, ठीक है, दोनों पार्टिकल्स हमारे पास इनिशियली रेस्ट पर थे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए सेकंड सवाल। तीसरा, ठीक है, इफ अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पर लगाना स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग, फाइंड शिफ्ट ऑफ 2m इफ m शिफ्ट्स बाय x। अगर m वाला x से शिफ्ट करता है तो 2m में कितना शिफ्ट होगा। फोर्थ सवाल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2m व्हेन वेलोसिटी ऑफ m इज v। अब कईयों को ये बहुत छोटे छोटे से ऐसे लगेगा, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। ये सारे आपके कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करेंगे अगर आपने ध्यान से सुना तो। चलिए भाई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m। सर ये कैसे निकाले, ये तो तेरे को बताया था बेटा। सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा। d/2 आंसर जो बच्चे बताएंगे वो गलत हो जाएगा। तो सर ये वाला डिस्टेंस आपने पूछा था मेरे से, मैंने कहा हाँ। तो अगर सर ये x1 की बात करें तो सर आपने x1 लिखना डायरेक्टली बताया था। यहां से डिस्टेंस चाहिए तो इसका मास ले लो 2m इंटू डी डिवाइडेड बाय टोटल मास कर देंगे सर 2m प्लस m। तो ये सर 2d/3 हमारा आंसर होगा। यही आ रहा है फर्स्ट वाले का। यस, वेरी गुड। डिस्टेंस पूछा है तो यहीं पर सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा, d/2 पर नहीं मिलेगा, 2d/3 पर हमें यहां पर मिलेगा। सेकंड सवाल का जवाब बताएंगे। इनिशियली बोथ पार्टिकल्स एट रेस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या है। सारे बच्चे हर एक क्वेश्चन को सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे के 3 सवाल इसी पर है और बहुत जगह पर यह सवाल मिलेगा, बहुत जगह पर यह सवाल मिलेगा। सारे बच्चे, अगर ये दोनों ही पार्टिकल्स रेस्ट पर हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास 0 ही होगा। सर ये आपको कैसे पता, फॉर्मूला लगा ले बेटा। हमारे पास m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3m, ये तो 0 हो गया। यहां तक सारे बच्चे आ गए। अच्छा, मतलब जो भी सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर था, ये रुके हुए हैं तो ये भी रुका रहेगा। अब तीसरा सवाल, अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये दोनों एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है। फाइंड द शिफ्ट ऑफ 2m इफ m शिफ्ट बाय x। अब बताओ सारे बच्चे, अब जरा यहां पर बताना, देखें जरा कितने बच्चे सोच पाते हैं। सर ये म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या है भाई। देखो तुम्हें पता है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9वीं क्लास में आपको बताया था, जिनके पास भी मास होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, Gm1m2/r²। तो मैंने कहा इफ अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन स्टार्ट्स दे स्टार्ट्स मूविंग, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करके पास आ रहे हैं। फाइंड शिफ्ट ऑफ 2m इफ m शिफ्ट बाय x।
अब जरा देखना 2m में कितना शिफ्ट होगा जब m शिफ्ट बाय x है। अब कैसे करोगे? कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, लव यू बेटा। अच्छा एक बात बताओ, जब ये एक दूसरे को देख के अट्रैक्ट करके हमारे पास मूव कर रहे हैं, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स था? इसको आप कैसे सोचोगे? सर एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं नेट निकालूं तो 0 है। हाँ, मतलब अगर न्यूटन्स ने यही बात बोली थी कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो स्टेट चेंज नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट पर है, इनिशियली रेस्ट पर है, ध्यान सुनना, तो फाइनली भी रेस्ट पर होगा। पहले ये रेस्ट पर है तो फाइनली भी रेस्ट पर होगा। हां सर, दैट मीन्स क्या मैं ये कह सकता हूं डेल्टा आर सी ओ एम 0 होगा? शिफ्ट होना ही नहीं चाहिए भाई। न्यूटन्स ने तो यही बात बोली थी ना कि भाई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम में शिफ्ट नहीं होगा। सर ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन हुआ, हाँ या ना? सर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, सर इसका मास ज्यादा है। अबे क्या सोच रहा है? फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? G2m m बाई आर का स्क्वायर, यही आएगा। इस पर भी वही है, दोनों की वैल्यू तो सेम है ना। सर मास तो अलग है, तो उससे क्या लेना देना भाई? उससे क्या लेना देना? दोनों के ऊपर हमारे पास फोर्स F लग रहा है। अगर मैं इसको सिस्टम ले लूंगा तो हमारे पास इंटरनल फोर्स बन गया। हाँ, अगर इंटरनल फोर्स बन गया तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास को कोई हिला पाएगा क्या? तेरे को उठा करके मैं स्पेस में छोड़ दूं, तू जितने हाथ पांव चलाने हैं चला ले, तू कभी मूव नहीं कर सकता जब तक कोई बाहर से तेरे को धक्का ना दे। समझ इस चीज को, तुम सारे के सारे साइंस के स्टूडेंट हो, तुम्हें उठा करके स्पेस में छोड़ दिया जाए, तुम आराम से बैठे हो, अब तुम चाहे जितने हाथ पांव लगा लो कुछ नहीं कर सकते, तुम 1 इंच नहीं हिल सकते। हाँ, अगर कोई हल्का सा भी तेरे को धक्का दे देगा तो तेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, तू चलता रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही तेरी नाभि या जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव कर सकता है। इंटरनल तू चाहे जितने फोर्स लगा ले कभी मूव नहीं कर पाएगा। तो जब यहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा? नहीं करेगा, तो शिफ्ट 0 होना चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि m शिफ्ट करा है x से, तो भाई 2m वाले का शिफ्ट बताना है। मैंने ले लिया डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3m, सॉल्व करोगे तो -x/2 आ रहा होगा। आंसर हमारे पास -x/2 आ रहा होगा। सारे बच्चे, अगर ये x से चलेगा तो ये इसका आधा ही चलेगा। खुद समझ, खुद सोच, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए। ये 2d/3 डिस्टेंस पर है, ये वाला डिस्टेंस d/3 है। हाँ या ना? समझ रहे? ये 2 गुने डिस्टेंस पर है, इससे 2 गुने डिस्टेंस पर है। ये अगर x चलेगा तो ये आधा चलेगा, फिर ये x चलेगा, फिर आधा चलेगा, फिर ये x चलेगा, फिर ये आधा चलेगा, फिर ये x चलेगा, फिर ये आधा चलेगा, फिर ये x चलेगा। जब ये सेंटर ऑफ मास पर पहुंचेगा तो ये भी सेंटर ऑफ मास पर पहुंचेगा। क्लियर? नेक्स्ट सवाल को जरा देखना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2m व्हेन वेलोसिटी ऑफ m इज v। फोर्थ सवाल है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2m when velocity of m is v। ये सवाल है, जरा अब देखो, जरा देखिए कितने बच्चे कर पाते। सेंटर ऑफ मास तो कभी हिलने ही नहीं वाला भाई, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स ही नहीं लगा हुआ है। ये पहले रेस्ट पर था तो बाद में भी रेस्ट पर है। तो वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या किसी भी समय पर हमेशा 0। सर ये आपने कैसे बोला? क्योंकि भाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इन्होंने कहा कि सर m वाला तो चलते चलते यहां पर u से आ रहा है, v से आ रहा है, तो 2m वाला कितने से आ रहा होगा? 2m वाला कितने से आ रहा होगा? वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2 हमारे पास डिवाइड बाय m1 प्लस m2। पहले अगर रेस्ट पर है तो बाद में भी रेस्ट पर रहेगा, तो ये mv i कैप है, तो प्लस 2mv2 मान लीजिए, हमें नहीं पता इसकी डायरेक्शन क्या है, अपॉन 3m, तो ये आएगा बेटा -v/2 i कैप दैट इज इक्वल टू v2।
तो ये आधी वेलोसिटी से नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा होगा धीरे 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 करके। क्लियर? लास्ट सवाल, वेयर डस बोथ पार्टिकल मीट? बताओ भाई, ये दोनों पार्टिकल कहां पर जाके फाइनली मीट करेंगे? ये वाला पार्टिकल, m वाला पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट हुआ, 2m वाला पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट हुआ। ये इधर से इधर आ चुका है, ये इधर से इधर आ चुका है। ये दोनों पार्टिकल्स कहां पर जाके मीट करेंगे? खुद से सोचिए। एट सेंटर ऑफ मास। क्यों बात कर रहे हो सर एट सेंटर ऑफ मास? अरे भाई तुम्हारा सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। हाँ, ये 2 गुना क्यों चल रहा है बार बार? नोटिस करो, ये हमेशा ये वाला पार्टिकल इसका आधा चल रहा है, क्योंकि अब दिमाग लगाओगे तो ये वाला डिस्टेंस था तुम्हारा 2d/3 और ये वाला डिस्टेंस था d/3। ध्यान से समझ। क्लियर? जो हल्का पार्टिकल है उसको ज्यादा चलना पड़ेगा, भारी पार्टिकल को कम चलना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसके पास है ना। एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता। वो कहेगा भाई तुम दोनों इस तरीके से चलो कि मेरे को मत हिलाना। तो हल्के वाले पार्टिकल को ज्यादा चलना पड़ेगा, कम वाला पार्टिकल ये चलेगा, फिर ये ज्यादा चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये ज्यादा चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर दोनों एक साथ सेंटर ऑफ मास पर मीट करेंगे, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? हाँ या ना? क्लियर? अच्छा, अब जरा इसी लॉजिक के हिसाब से पहले इसकी बात करें। चलो पेशेंटली करना। स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, कंसेप्ट बहुत आसान है, बस बात है कि अगर आपने सवाल पूरा पढ़ा तो। ठीक है? 2 पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको ध्यान से पढ़ना। 2 पार्टिकल्स थे पहले रुके हुए और ये दोनों ही एक दूसरे के सामने म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चल रहे हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए इज v, that of b is 2v, the velocity of center of mass of the system is। अब स्टेटमेंट में खो जाओगे तो अलग बात है, लेकिन समझना जरूरी है। इन्होंने क्या बोला है, एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है, ये दोनों इनिशियली एट रेस्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका रहेगा इनिशियल 0। हाँ सर। और ये अब एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। ये भी इस पर F लगा रहा है, ये भी इस पर F लगा रहा है। ठीक है? इन्होंने क्या बोला, फिर एट इंस्टेंट, एक किसी इंस्टेंट पर व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए वाला हमारे पास कितने से जा रहा है बेटा? v से, तो b वाला 2v से जा रहा है। ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज, मैंने कहा कि भाई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा। हाँ सर। अगर इनिशियली रेस्ट पर है तो फाइनली भी रेस्ट पर होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। हमारे पास डी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। खत्म। डी ऑप्शन हमारे पास आंसर रहेगा। सवाल मेरा ये है, विच हैज मोर मास फाइंड, या सवाल मेरा ये, सेकंड सवाल मैं आपसे पूछूं, फाइंड ma/mb, दोनों के मास का रेशियो क्या होगा? क्या दोनों मास बराबर होंगे? दिमाग लगाना, क्या दोनों के मास बराबर होंगे या फिर ma ज्यादा होगा, mb ज्यादा होगा? इनका रेशियो क्या होगा? सर ये क्या क्वेश्चन है? अभी और सवाल बनाए जाते हैं बेटा, बच्चे इसमें भी गलत करते हैं एग्जाम में। अभी तो गर्मा गर्म टॉपिक पढ़ाया है ना, बाद में देखना ना। अभी हमारे पास सारे बच्चे 2:1। सर ये कैसे निकाले? मैंने कहा भाई देख, इनिशियल मोमेंटम आपका 0 है क्योंकि दोनों रेस्ट पर थे, फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। हाँ सर। तो मैंने यहां पर कहा कि भाई देख, अगर दोनों का मास सेम होता, सेंटर ऑफ मास बीच में होता। लॉजिकली सोच, दोनों का मास सेम होता, सेंटर ऑफ मास बीच में होता, अगर इसको जितना चलना है उसको भी उतना ही चलना पड़ता, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होती। यस। लेकिन क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये v से चल रहा है, ये 2v से चल रहा है, तो दोनों का मास सेम नहीं है।
ये धीरे चल रहा है, ये भारी होगा, ये तेज चल रहा है, ये हल्का होगा। तो अभी जरा देखना, आप कहोगे एम ए इंटू वी आई कैप प्लस हमारे पास या माइनस एम बी इंटू टू वी आई कैप इक्वल टू 0 कर दो, तो आपका एम ए वी इज इक्वल टू एम बी इंटू टू वी। तो एम ए बाय एम बी का जो रेशियो आ रहा होगा 2:1। हाँ या ना? अगर कोई पूछ ले सेंटर ऑफ मास किसके क्लोजर होगा, सिर्फ इस डेटा से देख के बता सकते हो? वेरी गुड, कुछ बच्चे बिल्कुल सही पकड़ पा रहे हैं। सर ए का मास ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये धीरे चल रहा है भाई, ये हमारे पास धीरे चल रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहा है, ये तेज चल रहा है। तो दोनों हमेशा, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, दोनों हमेशा कहां मिलेंगे? सेंटर ऑफ मास पर मिलेंगे। ये यहां से जाने के लिए धीरे चल रहा है, ये तेज चल रहा है, तो ये हल्का हुआ, ये भारी हुआ। ऐसे सवाल भी आपको मिलते हैं। क्लियर? अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल जरा देखें कितने बच्चे सही करते हैं। इफ टू पार्टिकल ऑफ मास 3 kg एंड 6 kg विच आर एट रेस्ट, एक 3 kg है हमारे पास और एक 6 kg है, ये दोनों हमारे पास रेस्ट है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। कितना? 15 मीटर की हमारे पास दूरी पर है। इफ टू पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कोलिजन इज। अब बताओ, ये दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कोलिजन। अब कॉमन सेंस से तो आप सवाल को बहुत जल्दी पकड़ सकते हो। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। तो अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पर है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 ही होगी, रेस्ट पर ही मिलेगा। 3 kg और 6 kg में सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। एट टाइम ऑफ कोलिजन बोथ मीट एट COM। दोनों ही सेंटर ऑफ मास पे ही मीट करेंगे बेटा, बिना एक्सटर्नल फोर्स के। तुम सिस्टम, तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, ध्यान सुनना, एक गैस का सिलेंडर है, ठीक है। मान लीजिए गैस का सिलेंडर है, घर पे आप लोगों ने देखा है, इसके अंदर तो पार्टिकल मूव कर रहे हैं सर, गैस के पार्टिकल मूव करते हैं। मैंने कहा हाँ। तो सर इनका सेंटर ऑफ मास होगा? मैंने कहा हाँ। ये सिलेंडर अपने आप कभी नहीं चल सकता कि सर पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं ना, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी, हो ही नहीं सकता। हमारे लिए जब तक आप बाहर से इस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता। ये न्यूटन्स का लॉ है बेटा। ये सारे गैस के पार्टिकल तो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं ना यार, क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन जब सिस्टम में होते हैं, लॉ ऑफ मोशन से बता रहा हूं, जब सिस्टम में होते हैं तो हमारा सिस्टम चल नहीं सकता। वही सेम चीज, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स तो लगा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है वो नहीं चल सकता। सिर्फ इसको देखो, क्या ये चल रहा है? हां, क्योंकि इस पर फोर्स है। क्या ये चल रहा है? हां, क्योंकि इस पर फोर्स है। लेकिन इन दोनों का कंबाइंड जो है वो नहीं चल सकता। सारे बच्चे एक बार इस बात पे दिल बनाइए पहले। सर ये क्यों चल रहा है? क्योंकि तू सिर्फ इसको देख रहा है। क्या इस पर हमारे पास यहां पर फोर्स है? हां। क्या इस पर यहां पर फोर्स है? हां। तो नेट फोर्स है? यस। तो इसका सेंटर ऑफ मास चलेगा, इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। सर ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इस पर नेट फोर्स है। हां, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास चलेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को एज अ सिस्टम ले लूं, तो क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स था? नहीं है सर। तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों का नहीं चलेगा। तो मैंने कहा एट द टाइम ऑफ कोलिजन बोथ मीट एट सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास देखो, ये m है, ये 2m है, ये m है, ये 2m है, बात तो वही हुई। तो ये हमारे पास d/3 आएगा, ये हमारे पास 2d/3 आएगा। दोनों का रेशियो अगर आपसे पूछा गया है तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस अगर मैं यहां पर देखूं तो एक चलेगा 2d/3 और एक चलेगा d/3। तो हमारे पास 2:1 का रेशियो हमारे पास आ रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है,
अब आए हमारे इस सवाल पर। चलिए, तब तक मैं कुछ डाउट लूंगा, सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, ये है आपके ऑप्शंस, सारे बच्चे एक बार ट्राई करें। सर 3 वाला समझ में नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन। 3 वाला, अच्छा, इफ अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन स्टार्ट्स मूविंग फाइंड शिफ्ट ऑफ 2m इफ m शिफ्ट बाय, अच्छा, एक m है एक 2m है। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके देख ये क्यों चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स था तो ये चल सकता है। ये क्यों चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स था, ये चल सकता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को अपना एक सिस्टम मानूं तो इन दोनों के ऊपर जो भी फोर्स है वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा। क्या कोई इंटरनल फोर्स कभी भी सिस्टम को चला सकता है? नहीं। हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वहीं का वहीं रहेगा। क्लियर? तो अब जरा ये चीज समझना, हमारे लिए अगर ये एक्स से चलेगा, हल्का वाला एक्स से चलेगा, तो सेंटर ऑफ मास तो भारी वाले की तरफ है ना, तो डेल्टा आरसीएम तू 0 कर दे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास विल नॉट शिफ्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो वही वाली चीज हम लोगों ने करी है। सर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाए तो क्या होगा? आते हैं बेटा, सब चीजें करेंगे। सर सेंटर ऑफ मास पर ही क्यों मीट कर रहे हैं? क्योंकि वो एक फिक्स्ड पॉइंट है बेटा। देख यार, अगर वही मैंने सिलेंडर का एग्जांपल दिया, तू ध्यान से समझ, तेरे घर पे एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स है, इनका एक कहीं ना कहीं तो एक सेंटर ऑफ मास होगा। हाँ, मैं कह रहा हूं इनको सबको छोड़ दे और धीरे धीरे पास आने दे। ये ऐसा नहीं हो सकता सारे इधर आ जाए। अगर सारे पार्टिकल इधर चले गए तो सेंटर ऑफ मास यहां से यहां चला गया, इसका मतलब अपने आप बिना फोर्स लगाए क्या सिलेंडर ऊपर उठ सकता है? नहीं उठ सकता। तो एक्चुअली में इन सारे पार्टिकल्स का मोशन ही ऐसा होता है कि सेंटर, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास नहीं शिफ्ट करेगा। समझ मेरी बात, मैंने क्या बोला था, न्यूटन का सेकंड लॉ, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 डीपी बाई डी टी। सर साइड हो जाइए, और हाँ, ये x इक्वल टू 8 है, ठीक है, ये x इक्वल टू 2 है, ये 1 kg 5 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड। अरे घरियारे लग गए यार, हम तो डाउट बता रहे हैं तुम्हारा। हाँ, तो सर सेंटर ऑफ मास पर ही क्यों मीट करेंगे? क्योंकि भाई देख, एक फिक्स पॉइंट है, वो वाला पॉइंट कब मूव करेगा? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स हो। ये दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ सर, तो क्या वो मूव कर सकता है? नहीं। तो वो अगर दोनों पार्टिकल चल रहे हैं तो वो इस तरीके से चलेंगे कि सेंटर ऑफ मास ना मूव करे। ठीक है, ये हो गया। हाँ सर, फिर स्पेस में साइंटिस्ट कैसे मूव करते हैं? ऊपर एक्सटर्नल फोर्स होती है क्या? तुमने अगर देखा हो बेटा, मूवीज अगर तुमने देखी हो तो मूवीज में जो ये स्पेस शटल होते हैं उनके वहां से ना गैस के फुहारे टाइप के कुछ निकल रहे होते हैं। अगर इंटरस्टेलर और ये सब देखी हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे वो कभी मूव नहीं कर सकते। अगर वो यहां पर जेट टाइप का लगाएंगे तो जेट की वजह से एक्शन है तो रिएक्शन, आपको एक फोर्स मिलता है, आप आगे जा पाते हो। ठीक है सर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी देखते हैं। हाँ सर, आया कि ए कैसे धीरे चलेगा है, ए कैसे धीरे चलेगा, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना। ए वी से चल रहा है तो ये बी 2v से चल रहा है। भाई देख, सारे बच्चे इसका जवाब बताए। अब मैं डिटेल में जाऊंगा, थोड़ी सी लॉज ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी। दोनों पर एफ, दोनों पर एफ। ठीक है, अब डिटेल में जा रहा हूं तो फिर रोना मत, ये कैसे कर दिया। सेंटर ऑफ मास किधर होएगा? हैवी की तरफ होएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? फोर्स बटे मास। दोनों पर फोर्स एफ लग रहा है, लेकिन ये ज्यादा है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? इसकी एक्सेलरेशन कम होगी, इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो ये वाला पार्टिकल ऑटोमेटिकली तेज भागेगा और ये ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। देखो अब इसमें बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ चल रही हैं। हैवी वाले को चलना ही धीरे था, हैवी वाले को चलना ही धीरे था क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसके पास है। लाइट वाले को चलना तेज था क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसके दूर है। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, दोनों को सेंटर ऑफ मास पर ही मिलना पड़ेगा। अगर ये दोनों जाके यहां कहीं मिल गए, समझ, ये वाला इधर और ये वाला इधर आके मिल गए, सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, अब यहां आ गया। न्यूटन ने क्या बोला था? बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के तुम अपने सिस्टम को शिफ्ट नहीं करा सकते। तो मेरे लिए तो ये दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, तू कह रहा है यहां मिलेंगे सर, तो मैंने कहा यहां से यहां कौन लेके गया चच्चा? कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो कौन चलाएगा? कोई नहीं चला सकता।
ये यहां है तो यहीं रहेगा, तो 2m वाले को इतना चलना है, m वाले को इतना चलना है। सर दोनों पर फोर्स तो सेम था, तो मास अलग अलग है। जिसका मास कम उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा, ये तेजी से भागेगा। जिसका मास ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन कम, ये धीरे से भागेगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंटर मास इससे दूर है, सेंटर मास इससे पास है। ये सारी चीजें धीरे धीरे आप सोचोगे तो समझ आएंगी। आगे आंसर आइए। Figure shows that the position and velocity of the two particle in the particle move under the mutual attraction of each other। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके मूव कर रहे हैं। ये x इक्वल टू 2 पर है, ये x इक्वल टू 8 पर है। देन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? एक कितना है? 1 kg का, ये भी 1 kg का। तो यार जब मास हमारे पास 1 kg, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 6। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास आपका यहां पर है। सेंटर ऑफ मास तो हमारे पास यहां पर है, बीच में होगा, तो ये 3, तो x की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? 5। यही है क्या हमारे पास? सारे बच्चे भाई ये 1 kg का, ये 1 kg का। हाँ सर, दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्शन की वजह से यहां पर आ रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास तो बीच में होगा इनका। हाँ सर, 1 kg और 1 kg, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8 के बीच में 6 है, तो 3 और 3, तो 3 यहां से जोड़ा, x इक्वल टू 5। बट दिस इज नॉट द आंसर। सर ये क्या हो गया? अरे गधही, अगर सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। हाँ सर, क्यों बीच में होगा? सर दोनों 1 kg और 1 kg है। मैंने कहा ठीक है, तो ये x इक्वल टू 5 होगा सर। क्यों सर? क्योंकि ये टोटल कितना है? 6 है। मैंने कहा हाँ, तो सर आधा इधर से, दोनों के बीच में ही सेंटर ऑफ मास होगा, तो आधा आधा यहां से 3 होगा, तो x की वैल्यू 0 यहां है, तो ये 2 है, तो ये 5 होगी। यस, अनामिका बच्चे ने बिल्कुल सही पकड़ा, वेलोसिटी। वेरी गुड यार। अरे गधे, तेरे को यहां पे दिख नहीं रहा, ये 5 से आ रहा है, ये 3 से आ रहा है, दोनों बराबर है, ये तो कहीं और जाके मिलेंगे, बीच में थोड़े ना मिलेंगे। एक्चुअली में बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, म्यूचुअल अट्रैक्शन तो था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। दैट इज m1u1 प्लस m2u2, ध्यान से सुनना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अभी तक मैं जितने भी सवाल करा रहा था, इसमें इनिशियली सेंटर ऑफ मास पहले से रुका हुआ है, तो रुका ही रहेगा। लेकिन इस सवाल में सेंटर ऑफ मास रुका हुआ नहीं है, देख ले। 1 इंटू 5 आई कैप। हाँ सर, फिर हमारे पास प्लस 1 इंटू माइनस 3 आई कैप डिवाइडेड बाय 2, तो ये 5 माइनस 3, 2 बाय 2 आई कैप। सेंटर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 आई कैप की है। हाँ या ना? सारे बच्चे ध्यान से देखा ही नहीं जब मैंने बोला था ध्यान से पढ़ना। ठीक है भाई, अब देखो समरी दिया था ना, अब पढ़ो। जब मैं आपको दे रहा हूं समरी, क्या बोला? अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पर है, सारे पार्टिकल चलने फिरने लगेंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो फाइनली भी रेस्ट पर रहेगा। दूसरा, अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास चल रहा है, तो वो सेम वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब ये दोनों जो नौटंकी करनी हो करे, 1 सेकंड में, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन 1 सेकेंड अगर आप देखें, तो आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू टी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है 1, तो 1 इंटू 1, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा। क्लियर? तो इनिशियली आपका सेंटर ऑफ मास कहां था? यहां था। अब ये 1 मीटर हमारे पास और डिस्प्लेस हो जाएगा आई कैप में, तो सेंटर ऑफ मास फाइनल हमारे पास कहां पर मिलेगा? x इक्वल टू 6 पर। क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना?
बी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। अब ध्यान से सुनो बेटा, x इक्वल टू 3, ये वो और चमत्कारी बच्चे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 6, ये अभी तक ससुरे कोऑर्डिनेट नहीं ढूंढ पा रहे। हाँ, सी ऑप्शन वाले 30% के आसपास जो थे, ये अभी तक कोऑर्डिनेट नहीं ढूंढ पा रहे। वाह बेटा, इन्होंने क्या करा, सर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8, 6, 3, म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता। अब एक गधे, म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से सेंटर ऑफ मास का स्टेट चेंज नहीं होगा। अगर वो पहले रुका हुआ था तो बाद में भी रुका रहेगा। अगर मान ले ये 5 से चल रहा होता, ये 5 से चलता, तो सेंटर ऑफ मास यहीं मिलता। लेकिन दोनों का मास सेम है और तू देख रहा है वेलोसिटी अलग है, तो भाई समझ सेंटर ऑफ मास चल रहा है यहां पर। सी और 30% तो वो है जो अभी तक कोऑर्डिनेट नहीं ढूंढ पाए, उन्होंने x इक्वल टू 3 कर दिया। वेरी गुड, ये वाले ठीक है। x इक्वल टू 2 वाले तो भाई साहब खत्म ही है, 1 केजी और 1 केजी का सेंटर ऑफ मास यहीं पर बैठा रखा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, चलो ठीक है। x इक्वल टू 5 वालों से क्या गलती हुई, उन्होंने ये चेक नहीं करा कि सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। उन्होंने x इक्वल टू 0 से देखना तो स्टार्ट किया कि यार ये x इक्वल टू 2 पर है, ये x इक्वल टू 8 पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा 1 केजी और 1 केजी के, तो यहां से 3 है। ओरिजिन से अगर मैं देखूंगा तो 2 और जोड़ूंगा 5, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भाई सेंटर ऑफ मास चल रहा था, है ना। हाँ, स्टार मार्क करिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको, मेजॉरिटी सवाल आपको ये मिलते हैं कि सेंटर ऑफ मास पहले रुका हुआ है, लेकिन ये सवाल है, चेक कर लीजिएगा सेंटर ऑफ मास कहीं हमारे पास चल तो नहीं रहा। म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल फोर्सेस की वजह से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इनिशियली सेंटर ऑफ मास, इसीलिए मैंने कहा था समरी में ध्यान देना, अगर पहले सेंटर ऑफ मास चल रहा है तो वो उतने से ही चलेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और अगर पहले रेस्ट पर है तो बाद में भी रेस्ट पर ही मिलेगा। क्लियर। अब हेडिंग डालिए, सर वाई नॉट काइनेमेटिक इक्वेशन। अबे लगाओ काइनेमेटिक इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू यूटी लगाया तो है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है। अब आइए, सर व्हाट इफ बोथ इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 थी तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या थी, 0। अब वो दोनों फोर्स लगा के चलना स्टार्ट करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। जो मैंने तेरे को क्वेश्चन कराया, सबसे पहला क्वेश्चन, वो एक्चुअली में वही था कि मैंने कहा कि दोनों पार्टिकल रेस्ट पर है, हाँ, तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में रेस्ट पर था। अब ये दोनों अगर चलने लगेंगे तो सेंटर ऑफ मास कभी मूव नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से चल रहे थे ये, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कभी इंटरनल फोर्सेस से मूव नहीं करता। लेकिन जो आखिरी सवाल मैंने आपको कराया है, उन्होंने जो t इक्वल टू 0 पर कंडीशन दे रखी है, उन्होंने दे रखा है कि सेंटर ऑफ मास पहले से ही चल रहा है और वो बाद में भी चलता रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्लियर। तो अच्छा सवाल था, वो गलती करवाता है, इसीलिए परसेंटेज डिप करा। अब मोशन ऑफ द पर्सन ऑन अ प्लैंक एंड अ बोट, क्या आपने कभी ये चीज देखी है। अब देखना यहां से गलतियां क्या होती हैं कि अगर मान लो एक बोट है, पानी में तैर रही है, अब पहले तो सारे बच्चे इसको समझिए, अदरवाइज मैंने बोला था ना, मार्केट में नोशन है कि यार ये चैप्टर खतरनाक है, तो मैं क्यों है, क्योंकि आप इस चीज को ध्यान से सोचेंगे नहीं। क्या आपने ये चीज नोटिस करी है कि अगर मान लीजिए बोट पानी में तैर रही है, आप इस कोने पर है, आप बोट के ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहे हैं, यहां पर एक झंडा मान लीजिए, तो जब आप यहां से यहां चलना स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, पहला सवाल, ठीक है, सारे बच्चे मुझे बताना, अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चलना स्टार्ट करते हैं तो आप किस फोर्स की वजह से आगे मूव कर पा रहे हैं, सोच के बताइए सारे बच्चे, करो करो करो। हां, अगर ये व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव करेगा तो उसके फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसा कौन सा फोर्स है जो उसको ए से बी की तरफ लेके चला जाएगा, फ्रिक्शन। वेरी गुड, जो पर्सन है वो हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा। वेरी गुड, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो नॉर्मल रिएक्शन mg
और सर फ्रिक्शन ही इसको आगे ले जाएगा। अगर बोट स्लिपरी होती तो वो पांव चलाता रहेगा, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। स्टेप बाय स्टेप सोचना। तो इसका अगर इस व्यक्ति का अगर कोई सेंटर ऑफ मास देखे तो सेंटर ऑफ मास बोट पर मूव होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो बोल पाएगा। अगर कोई बंदा पूछ ले यार ये क्यों चल पाया है, तो आप किसी को भी कह सकते हो न्यूटन्स ने हमें ये बात बोली थी अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स है तभी स्टेट चेंज होगा। mg और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है, ये फ्रिक्शन कोई रोक नहीं पा रहा। अगर कोई बंदा हाथ लगा के इसको पकड़ा रहेगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। फ्रिक्शन की वजह से इसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ेगा। यस, विस्कोसिटी, पानी का, ये सारी चीजें आप हटा दीजिए। सारे बच्चे मुझे सेकंड बोट के बारे में बताना। क्या आपने ये चीज लाइफ में कहीं पर, वीडियोस में कहीं पर देखा है, जब व्यक्ति इस पर चलना स्टार्ट होता है बोट पीछे भाग जाती है? कभी आपने बोट पर बैठे होगे तो जब आप बोट से उतरने की कोशिश करते हो तो बोट पीछे चली जाती है। क्या आपने ये चीज फील करी है? हाँ या ना? सारे बच्चे इसी को प्लैंक का भी सवाल बना देते हैं, बोट वाला प्रॉब्लम भी बना देते हैं। बोट के लिए मेरे को बताना कि हमारे पास पीछे जाती है। यस, हाँ या ना? अब बोट भी मूव करती है, क्यों? इसके फ्री बॉडी डायग्राम में जरा बताना बोट क्यों मूव कर रही है। अगर आप बोट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बोट के फ्री बॉडी डायग्राम में वजन होगा और पानी में तैर रहा है तो बोयेंट फोर्स या बोयेंसी होगा। ये क्यों चली? सोचिए। अगर आप इतना सोच पाओगे तब इसको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज कर पाओगे। टॉपिक आसान है, बिलीव मी आसान है, लेकिन माइक्रो एनालिसिस हमें सोचनी पड़ेगी। व्यक्ति क्यों चल पाया? क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा था, फ्रिक्शन इसको लेके चला गया। इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास क्यों मूव होता हुआ दिखा? क्योंकि फ्रिक्शन नेट एक्सटर्नल फोर्स था। जब ये व्यक्ति यहां चलना स्टार्ट होता है बोट पीछे खिसकना स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? वेरी गुड भाई, अगर एक्शन है तो रिएक्शन आएगा फ्रिक्शन का। ये अगर आपका एक्शन है, ध्यान से सुनिए, ये अगर आपका एक्शन है तो ये आपका रिएक्शन आएगा फ्रिक्शन का ऑन बोट। तो एक्चुअली में आप नोटिस करेंगे कि जो बोट का सेंटर ऑफ मास है ये भी मूव करता है। अब सारे बच्चे दिल बनाएं। न्यूटन्स ने यह बात बोली थी अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी बॉडी का स्टेट चेंज होगा। स्टेट मतलब रुका हुआ है तभी चल पाएगा, चल रहा है तभी रुक पाएगा या डायरेक्शन चेंज कर पाएगा। यह न्यूटन्स ने बात बोली थी। इसका स्टेट क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। इसका सेंटर ऑफ मास क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। सर जब यह व्यक्ति बोट पर चलना स्टार्ट हुआ इसकी बोट का भी सेंटर ऑफ मास मूव करा। यह क्यों हुआ? क्योंकि सर एक्शन है तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, तो यह भी सर मूव करा। अब सारे बच्चे मुझे बताना क्या इन दोनों का कंबाइंड, अगर मैं बात करूं कंबाइंड सेंटर ऑफ मास COM ऑफ बोट एंड पर्सन, और बोट एंड पर्सन मूव करेगा? सोच के बताइए। सर पानी तो फोर्स नहीं लगा रहा, पानी कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ठीक है, आप ये मान के चलिए पानी का विस्कोसिटी बुएंट फोर्स है, लेकिन आगे पीछे चलने पर पानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा। कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट एंड पर्सन हमारे पास क्या मूव करेगा? वेरी गुड, नो शिफ्ट। इनके इंडिविजुअल होंगे शिफ्ट, लेकिन कंबाइंड में नो शिफ्ट। डेल्टा RCOM सिस्टम का हमारे पास 0 रहेगा। क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को एज अ सिस्टम, इसको और इसको सिस्टम बना लूं तो ये एक्शन और रिएक्शन इंटरनल हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, कभी भी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं कर सकता। सारे बच्चे यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? अब ध्यान से देखिए, पहले आपने थोड़ा सा खुद से एनालाइज करा, एक एनिमेशन से देखते हैं, फिर न्यूमेरिकली करते हैं, ठीक है। हमें ये डेटा तो नहीं चाहिए तो डेटा छुपा नहीं सकते, चलो कोई नहीं, रीसेट कर लेते हैं। भाई देखो, ये अब आराम से सुनना, ये व्यक्ति का सेंटर ऑफ मास दे रखा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द पर्सन ये रहा।
ये राफ्ट बोलिए या बोट बोलिए या प्लैंक बोलिए, प्लैंक होता क्या है, लकड़ी का एक फट्टा, ठीक है। तो ये वाले का सेंटर ऑफ मास ये है। सेंटर ऑफ मास ऑफ पर्सन राफ्ट सिस्टम, इन दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा वो बीच में होगा सारे बच्चे। यस, अगर मैं बंदे का सेंटर ऑफ मास, देखो बंदे का मास बढ़ाता चला जाऊंगा तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स दी हैवी बॉडी। सेंटर ऑफ मास कहां मूव कर रहा है, हैवी बॉडी की साइड मूव कर रहा है। अगर मैं इसका मास और कम कर दूं तो सेंटर ऑफ मास और इसकी तरफ भागेगा। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए, यस और नो, हाँ या ना। क्या आपको ये बात समझ आई? जैसे जैसे मैंने बोट का मास कम करा तो बंदे का मास कंपैरेटिवली ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ भागेगा, हाँ सर। मैंने कहा बंदे का भी मास मैं और बढ़ा दूंगा तो सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ भागेगा, हाँ या ना। सर ब्राइटनेस कर दो प्लीज, सॉरी। अरे ब्राइटनेस करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों के लिए यार, बीच में कर लेते हैं ऐसे। ज्यादा ब्राइटनेस में अच्छा नहीं लगता यार, आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है। यस सर, बंदे का मास आप कम कर दो तो देखो सेंटर ऑफ मास कहां भाग रहा है, इसकी तरफ। पहले तो ये समझो, सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी बॉडी की तरफ हमारे पास भागेगा। जितना आपका बॉडी हैवी होगा सेंटर ऑफ मास उतना ही हैवी बॉडी की तरफ जाएगा। क्लियर सारे बच्चे? यस, हाँ, ओके। सर मत करो यार, तुम लोगों का यही नौटंकी। लो मिनिमम रखते हैं, जिसको अपना भाई अपने डिवाइस की ब्राइटनेस बढ़ा दो, ठीक है। हाँ, ज्यादा ब्राइटनेस में आंखों पे वो लगता है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। क्लियर? हाँ, लो कर दिया है, मिनिमम है हमारे पास, ठीक है। ये नाइट वाला भी होता है क्या? चलो जो भी होता है, हाँ। या अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं जरा ध्यान समझना। कोई एक ऐसा नॉर्मल ले लेता हूं, ठीक है। हमारे पास बीच में हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसा है। अब जरा देखना, जब मैं इसको रन करूंगा, सारे बच्चे मेरे को ये मान लो 1 मीटर है, -10 to -9 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। क्या मुझे बता सकते हैं बोट का या प्लैंक का या राफ्ट का लेंथ कितना मीटर का है? सारे बच्चे जरा सोच के बताना। सारे बच्चे मुझे ये सोच के बताइए। अगला सवाल मेरा आपका है कि ये जो बोट है या राफ्ट है, ये पानी, मान लीजिए पानी के ऊपर ये हमारे पास चीज है, तो इसका लेंथ कितना हुआ? अगर मैं इन दो के बीच में -9 और -10 के बीच में मैं इसको 1 मीटर कहता हूं। सारे बच्चे 10 मीटर हुआ, वेरी गुड। ये -5 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे +5 है तो 10 मीटर हुआ। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे ही मैं रन करूंगा, पहले प्रोसेस देखिए। प्रोसेस देखा? क्या आप ये चीज फील कर पाए? बंदे का सेंटर, बंदा कहां पर खड़ा था पहले? -5 पर था, है ना। बंदे का सेंटर ऑफ मास -5 पर था, अब वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0 के पास पहुंच गया। ये कैसे हुआ? बच्चे को डाउट आ सकता है ना, सर न्यूटन ने तो बोला था नेट एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा, ये तो सर यहां से यहां चला गया। अबे गधे, तो जब इसकी बात कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास में मोशन क्यों आया? क्योंकि इसके फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन है, वजन है, नॉर्मल रिएक्शन। mg और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है तो ऊपर नीचे मूव नहीं करा सेंटर ऑफ मास, हाँ, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से सेंटर ऑफ मास इसका मूव कर पाया। क्लियर? अब जरा देख, सर ये पीछे क्यों आया? क्योंकि फ्रिक्शन इस पर आगे है तो फ्रिक्शन इस पर पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, हाँ। तो रीसेट दोबारा, जब ये चल रहा है तो ये पीछे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका फ्रिक्शन आगे है तो फ्रिक्शन पीछे। mg और बुयेंसी बराबर है, लेकिन ये जो फ्रिक्शन है इसको यहां पर पीछे लाता चला गया। सारे बच्चे, क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम मूव नहीं करा? क्यों नहीं मूव करा? अब सारे बच्चे एक बार दिल बना दीजिए कि हाँ सर अब समझ आ गया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मूव ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को अपना सिस्टम ले लूं और एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है। यस और नो? ये आगे चले पीछे चले, हमारे पास कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कभी मूव नहीं कर सकता। अगर सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस बोट को धक्का दे दूं, एक बंदा अपनी बोट पर खड़ा है, बोट है, और मैंने शोर पर से बोट को धक्का दे दिया, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दूंगा तभी बोट
और इसका सेंटर ऑफ मास आगे जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। क्लियर? ये चलता रहे, आगे चले या पीछे चले, हमारे पास हमेशा ये ऐसा रहेगा। इस पार्ट को यहां तक अगर मैं आपको समझा पाया हूं तो काफी अच्छी चीज है। ठीक है, अब अगला पार्ट कठिन है, सोचने की बात है। बंदे को कितना लगा कि वो चलाए? अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों ने बोला सर 10 मीटर की, यही कहानी। अब जिसने ध्यान से सुन ली, और कठिन नहीं है, सोचना बच्चा चाहता नहीं, अगर सोच ले तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अब पर्सपेक्टिव की बात आती है, सोच की बात आती है। आपने सभी ने बोला कि 10 मीटर की सर बोट है, 10 मीटर की बोट है, बंदा एक एंड से दूसरे एंड पर जाता है, तो सारे बच्चे जरा देखना, मैं आपसे पूछूंगा बंदे को क्या लगेगा कि इसने कितना चला? बंदे को क्या लगा? इस केस में बंदा तो -5 पर था सर, -5 पर था, तो सर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, सर ये तो 4.8 मीटर, 4.7 मीटर के आसपास ही चला है, या 5 मान लो सर। बंदे को क्या लगा कि उसने कितना चला? सारा खेल अब यहां से आ रहा है। बंदे को लगा उसने 10 मीटर चला है। क्या बात कर रहे हो सर, बंदा तो -5 पर था, -5 से सर ये तो 0 भी नहीं पहुंचा, 5 मीटर भी नहीं चला एक्चुअली में, हम तो राउंड ऑफ करके 5 बोल रहे हैं। अरे पागल इंसान, तू ये समझ, रीसेट कर रहा हूं, यहां पर एक झंडा लगा हुआ है, तो इनिशियली तेरे को पता है कि वो झंडा कितना दूर है, हमारे पास 10 मीटर की दूरी पर है। तू चलना स्टार्ट कर रहा है, 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 फाइनली तू झंडे के पास पहुंच गया। तेरे को इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये झंडा खुद भी तेरे पास आ रहा था? रिलेटिवली उस बंदे को तो ये लगेगा ना कि यार मैं यहां था, झंडा यहां था, अब जब ये चलना स्टार्ट हुआ, मैं एक एंड से दूसरे एंड पर गया हूं, मैं तो 10 मीटर चल गया यार। यस, उसको क्या लगेगा कि अगर ये ऑब्जर्वर है, इसको तो यही लगेगा भाई मैं एक एंड से दूसरे एंड पर गया हूं, मैं 10 मीटर का वो डिफरेंस था, मैंने तो 10 मीटर चला ही होगा, तभी तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। बात उसकी सही। ये तो हमें पता है, बाहर से तुम देख रहे हो तो तुम्हें पता है कि भाई ये बंदा तो सिर्फ 5 मीटर ही चल पाया है। क्यों? क्योंकि बोट आ गई है इधर। देखो, ये जब दूसरे एंड पर जा रहा है, जब ये दूसरे एंड पर जा रहा है, तो हमें यह बात पता है कि एक्चुअली में बोट पीछे शिफ्ट कर गई है, इसीलिए पूरा 10 मीटर नहीं चला है, ये कम चला है। यस, सारा खेल अब यहां पर आता है। और ये दोनों का देखो हमारे पास, अब बात आती है कि इसके सवालों को करा कैसे जाता है। ध्यान सुनना, सवाल ये है, इसको अब ये कोई थ्योरी नहीं है, इसलिए आई थिंक स्कूल में भी नहीं कराई जाती है। एक बंदा है, ये m मास हमारे पास मान लेते हैं, ठीक है सारे बच्चे, यहां पर एक बंदा है बेटा हमारे पास इस प्रकार से, ये m मास का है, ये प्लैंक है m मास का, ये स्मूथ सरफेस पे है। ध्यान सुनना, बहुत मस्त चीज है भाई, ये हमारे पास स्मूथ सरफेस पर है, और ये L डिस्टेंस दूर हमारे पास यहां पर एक झंडा था जिसको ये पकड़ने जाएगा। ठीक है, सवाल क्या है, पर्सन मूव कर रहा है हमारे पास इधर से, A पॉइंट से B पॉइंट तक आ रहा है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। ठीक है, पर्सन मूव फ्रॉम A टू B, पर्सन मूव्स फ्रॉम A to B, A to B, find shift of बोट बोल दूं या मैं यहां पर प्लैंक बोल दूं, बात एक ही है। फाइंड शिफ्ट ऑफ बोट या प्लैंक व्हेन ही रीचेस द अदर एंड। अब सवाल आपका ये आता है, अब स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ध्यान से सुन लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको करना नहीं है, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि जब बंदा A से B जाएगा, फॉर सिस्टम पर्सन प्लस बोट, अगर मैं इन दोनों को एज ए सिस्टम ले रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जर्वर बाहर का होगा। यार तुम बाहर से ही तो तुम दोनों को देख पाओगे,
नहीं तो ये बंदा तो खुद ही कह रहा है मैं तो 10 मीटर चलाऊं। अबे तू 10 मीटर नहीं चलाए, तुम्हारी जो झंडा था बोट के साथ वो एक्चुअली में पीछे आया है, तेरे को गलत पता लग रहा है ना। तो अगर मैं इन दोनों को एज अ सिस्टम ले लूं, ध्यान समझ, पर्सन प्लस बोट, ऑब्जर्वर बाहर का हुआ, बाहर से बंदे को क्या दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखना। इसके लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा, ये बाहर वाला बंदा ऑब्जर्वर जो होगा वो कहेगा भाई नेट फोर्स अलोंग एक्स, अलोंग एक्स हमारे पास 0 है। यस, नेट फोर्स अलोंग अगर एक्स हमारे पास 0 है तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हाँ सर, पहले तो सर मोमेंटम था ही नहीं, तो मैंने कहा बाद में भी नहीं होगा। यस, तो हमारे पास डेल्टा यू सेंटर ऑफ मास 0 है, तो वी सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा। दैट मीन्स डेल्टा आर सी ओ एम, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे हां या ना। ये कौन बोल रहा है? ये वाला व्यक्ति बोल रहा है कि उसके लिए एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं। अब यही कंसेप्ट बन जाएगा, ये वाला व्यक्ति बोलेगा यार ये बंदा आगे क्यों जा पा रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। बोट पीछे क्यों जा पा रही है, फ्रिक्शन की वजह से। अगर मैं दोनों को एज अ कंबाइंड सिस्टम यहां पर ले लूं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हाँ, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स यहां पर नहीं है तो आप ये चीज समझ सकते हैं, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। पहले रेस्ट पर था तो बाद में भी रेस्ट पर है। ठीक है हमारे पास, 1 मिनट रुकना बेटा। सारे बच्चे यस और नो, 1 मिनट रुकना। कुछ इमरजेंसी कई बार आ जाती है यार घर पे, है ना। तो डेल्टा आरसीएम अलोंग एक्स 0 होगा। अब सारे बच्चे बताना, ऑब्जर्वर के लिए, सारे बच्चे ऑब्जर्वर के लिए अगर ये बोले कि शिफ्ट ऑफ द बोट एक्स है, जरा देखना, शिफ्ट ऑफ बोट, इसी में बच्चों को मौत आती है, -x हमारे पास है आई कैप, तो बंदा कितना चल पाया होगा इसके हिसाब से, सोच के बताओ। इन्होंने कहा कि भाई बताओ ये जब एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा तो बोट में कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा मान लेते हैं, ऑब्जर्वर ने कहा यार ये एक्स शिफ्ट हो गया, तो ये बंदा इसके हिसाब से कितना जा पाएगा। सारे बच्चे बेटा इधर उधर का फिर वही मतलब हरकतें कर रहे हो ना, इरिटेट करने वाली, है ना। कितना जाएगा? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं x/2। अरे भाई रट लिया क्या तूने? एक का मास m है, एक का मास कैपिटल M है, क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये m और 2m है? तुमने रट लिया, एक x जाएगा तो एक x/2 जाएगा। वेरी गुड बेटा, तुम्हें थोड़ा ना पता है यार कि मास एक्चुअली में बराबर है या नहीं है। ये एक्चुअली में जरा ध्यान समझ, अगर ये बोट रुकी होती तो ये बंदा कितना मूव करता, L मूव करता, लेकिन बोट तो खुद ही x चली गई, तो ये बंदा बोलेगा यार ये तो पर्सन एक्चुअली में मूव कर पाया होगा L माइनस एक्स आई कैप। सारे बच्चे यस और नो। किस किस को ये बात समझ आ गई? भाई x/2 तुम क्या दिमाग लगा रहे हो, क्या दिमाग लगा रहे हो भाई? तुम्हें रट लिया ना तुम लोगों ने रट लिया ना ये चीज कि भाई
सर ने 2 सवाल कराए थे, पहले अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। हाँ, तो अगर एक x चल रहा है तो दूसरा x/2 चलेगा। अबे पागल है क्या? वहां पर मास m और 2m की कहानी थी बेटा। हमारे पास यहां पर जो मास था, हमारे पास m और 2m की कहानी थी, m और 2m की कहानी थी। यहां पर तो मैं एक जनरल केस की बात कर रहा हूं। कैसे? मतलब रट के बैठोगे तो फिर कैसे समझ आएगा? सर ये पर्सन का L-x कैसे आया? देख, ये बंदा यहां से यहां अगर जाता तो ये L लेंथ जाता, और तुम्हें भी पता है कि बोट रुकी नहीं रह सकती, एक्सटर्नल फोर्स यहां पर है नहीं, ये चलेगा तो सेंटर ऑफ मास मूव हो जाएगा सिस्टम का। तो अगर ये यहां से आया है तो पूरी बोट को x से पीछे ले जाओ। आपने वही तो माना है ना, x लेंथ पीछे गया है। तो अगर बोट रुकी होती, मेरे वर्ड को सुनना, अगर बोट रुकी होती तो ये कितना जाता? L हमारे पास। मैंने कहा बोट तो खुद ही x से पीछे आ गई है, तो ये वाला बंदा बोलेगा कि भाई ये बंदा सिर्फ यहां से यहीं जा पाया है, x तो बोट पीछे खुद ही आ गई थी, तो ये कितना आगे मूव कर पाया? L-x i कैप। डेल्टा आर सी ओ एम अगर मैं बात करूं तो ये आएगा, बोट का मास हमारे पास है कैपिटल M, ठीक है, इंटू -x प्लस स्मॉल m इंटू L-x डिवाइडेड बाय m प्लस m। शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए, तो अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू हमारे पास -mx प्लस ml माइनस mx, ठीक है। तो x की वैल्यू किस किस को ये मिल रही है बेटा? शिफ्ट ऑफ बोट हमारे पास आएगा m इंटू एल डिवाइडेड बाय m प्लस m। सारे बच्चे यस और नो, सारे बच्चे यस और नो, क्लियर? कुछ बच्चों ने mx/m कर दिया है हमारे पास, ध्यान से सॉल्व करिए सारे बच्चे, यस और नो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर लाइन से सवाल बनाए जाते हैं और एक ही अप्रोच चलती रहती है। बोट में 2 बंदे 3 बंदे हमारे पास यहां पर मूव कर रहे हैं, तो सवाल आपने एक बार लॉजिक समझाना तो आपको कभी भी इस सवाल में लोड नहीं आएगा। क्लियर? यस और नो? ध्यान से सुनिए। अब मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में आपको पहले बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक बोट है, ठीक है, फॉर्मूले से जाना है, फॉर्मूले से जाएंगे, और अगर आपको डेटा से जाना है, बेसिक तरीके से जाना है, तो आप बेसिक तरीके से जाइए। मान लीजिए कि मेरे पास एक बंदा है यहां पर, दैट इज ऑफ 20 kg, 50 kg की हमारे पास एक बोट है। ये हमारे पास 4 मीटर की लेंथ थी बोट की। सवाल सुनना, फाइंड शिफ्ट ऑफ बोट। और पहले फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग अगर फॉर्मूले से सीधे चले गए तो एग्जाम में हो सकता है 2 या 3 बंदों का सवाल आ जाए और आप परेशान हो जाए, ठीक है। तो पहला सवाल है, फाइंड शिफ्ट ऑफ द बोट इफ पर्सन मूव्स टू सेंटर ऑफ बोट। पर्सन मूव्स टू सेंटर ऑफ बोट। चलिए बेटा बेसिक से करेंगे। दूसरा सवाल है, फाइंड शिफ्ट ऑफ द बोट, फाइंड शिफ्ट ऑफ बोट इफ पर्सन मूव्स टू अदर एंड ऑफ द बोट। पर्सन मूव्स टू, ठीक है, अदर एंड ऑफ बोट। अब ये आपके पीवाईक्यूज में मिलेगा आपको सारे बच्चे। चलिए आराम से करेंगे सारे बच्चे। अब कैसे करें? देखो, अगर ये व्यक्ति इधर चलेगा तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि भाई एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स नहीं है। तो हमारे पास पहले ये रेस्ट पर थे, हाँ, तो बाद में भी हमारे पास रेस्ट पर रहेगा। डेल्टा आर सी ओ एम हमारे पास 0 होना चाहिए अलोंग एक्स। ये कुछ बच्चे ना अलोंग एक्स वाली बात को पकड़ेंगे नहीं और बाद में आगे रोएंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग नहीं होगा। सर ऑब्जर्वर को बाहर ही रखेंगे ना? हाँ, क्योंकि वही देख पाएगा कि यार बंदे पर फ्रिक्शन लग रहा है, बोट पर फ्रिक्शन लग रहा है, वो इंटरनल हो गया। तो ऑब्जर्वर आपका हमेशा कहां रहेगा? बाहर। ये वाला आपका ऑब्जर्वर क्या क्या चीजें देखेगा उसके हिसाब से देखना, ठीक है। आराम से बेसिक से करेंगे बेटा।
अगर ये व्यक्ति यहां से लेके यहां पर हमारे पास मूव कर रहा है, मैंने झंडा यहां पे बना दिया, मिड पॉइंट ऑफ द बोट पर आ रहा है, तो बोट तो पीछे चली जाएगी। यस, तो बोट का डिस्प्लेसमेंट, सारे बच्चे जरा देखना, इसने कहा कि -x आई कैप है। तो यार ये अगर बोट रुकी होती तो 2 मीटर चलता, मेरे वर्ड को सुनना, अगर बोट रुकी होती तो 2 मीटर चलता, लेकिन ये जब आगे चल रहा होगा तो ये तो झंडा खुद ही पीछे आ गया, एक्स लेंथ। तो बंदा आगे कितना जा पाया, पर्सन की अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, वो है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट इज 2 - x आई कैप। आप क्या करा करो, बंदे को 2 मीटर चलाओ और बोट को पीछे ले जाओ, तो बंदा पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना गया है 2, और बोट खुद पीछे चली गई x, तो ये आगे कितना जा पाया 2 - x। ऐसे करोगे गलती नहीं होगी, ये आ गया। तो बस फॉर्मूले में डाल दो बेटा, डेल्टा आर सी ओ एम अलॉन्ग x 0 है, तो ये आएगा हमारे पास बोट के लिए -50x प्लस हमारे पास 20 इंटू 2 - x डिवाइडेड बाय टोटल मास 70 हमारे पास आएगा। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, x की वैल्यू आपकी आ रही होगी हमारे पास 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास 70, तो 44/7 आपका आ रहा होगा। यस और नो सारे बच्चे, 4/7 आपका आ रहा होगा। क्लियर है क्या? वेरी गुड सर, फर्स्ट आंसर इज 10/3 एंड सेकेंड इज 20/3। कहां से 10/3 और 20/3 आ रहा है सारे बच्चे? क्लियर है, 4/7। अब अगर ये दूसरे एंड तक आ रहा है, तो मान लो भाई बोट हमारे पास शिफ्ट हुई है, बोट हमारे पास शिफ्ट हुई है x -x, वेक्टर में नहीं लोके चलोगे तो दिक्कत आएगी। बोट कितनी शिफ्ट हुई -x। अगर ये बंदा इधर से दूसरे एंड पर जा रहा है तो कितना चला होता 4 मीटर, लेकिन बोट ही पीछे आ गई 6 से, तो बंदा यहां से लेके यहां तक ही तो जा पाया। ये पहले चला होता तो 4 मीटर चला होता अगर रुकी होती, लेकिन ये x लेंथ तो बोट झंडा ही पीछे आ गया, तो ये कितना चला 4 - x, किस डायरेक्शन में, प्लस आई कैप में। ध्यान रखना बेटा, तो पर्सन की अगर आप बात करोगे तो ये कितना आएगा 4 - x आई कैप। अगर आप यहां पर डेल्टा आर सी ओ एम देखें तो ये 0 होना चाहिए, तो यहां पर कितना आएगा बेटा, बोट का मास है 50 इंटू -x, ठीक है यही आ रहा है, प्लस 20 इंटू 4 - x डिवाइडेड बाय 70। इस बार x आपका इसका दोगुना आ रहा होगा 8/7, यही आ रहा है। वेरी गुड, जरा इस सवाल की अब बात करते हैं। अब मैं 2 बंदों को ले लेता हूं, ये 20 kg, ये हमारे पास 10 kg और 40 kg की हमारे पास बोट है, 6 मीटर की लेंथ थी, ठीक है। सारे बच्चे अब सवाल को देखें। पहला सवाल है फाइंड शिफ्ट ऑफ द बोट। अब जो बच्चे कर पाए, फाइंड शिफ्ट ऑफ द बोट, फाइंड शिफ्ट ऑफ बोट व्हेन बोथ कम्स टू सेंटर ऑफ बोट। अगर ये दोनों बोट के सेंटर पर आ रहे हैं मिलने के लिए, तो बोट में कितना शिफ्ट होगा ये बताइए। चलिए बेटा, सारे बच्चे, अब ये दोनों व्यक्ति सेंटर ऑफ द बोट पर आ रहे हैं, तो आप झंडा मान लीजिए कि यहां पर एक फ्लैग है, इस फ्लैग के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, तो बोट में हमारे पास शिफ्ट कितना होगा ये बताना है। अब बच्चों को क्या डाउट आता है, सर बोट कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट ना होकर नेगेटिव में हो जाए तो, नेगेटिव में ना होकर पॉजिटिव में हो जाए तो, आंसर अपने आप नेगेटिव आएगा। तुम अगर मान रहे हो कि बोट हमारे पास इधर जानी चाहिए, ठीक है, कुछ बच्चों को हो कि नहीं यार बोट सर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हो, तो मैंने कहा उसमें क्या दिक्कत है, कि बच्चों का आंसर क्या आ रहा है 0, क्योंकि बिना कलम चलाए इन्होंने कर दिया है ना। चलिए मैं वही कहता हूं कि आप हमेशा कलम चलाइए बेटा। लेट
बाहर वाला बंदा, देखो बाहर वाला बंदा बोलेगा एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स है ही नहीं ऑन सिस्टम, पूरे सिस्टम पर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो डेल्टा आर सी ओ एम इस बार पूरे सिस्टम का 0 होना चाहिए। आप लोगों ने कलम नहीं चलाया बेटा, लप्पा मार दिया है ना। सर इसमें तो फ्रिक्शन अलग अलग होगा, बात तेरी सही है। सर इसके ऊपर फ्रिक्शन F1 होगा, तो मैंने कहा इस पर भी F1 होगा, एक्शन रिएक्शन। सर इस पे फ्रिक्शन F2 होगा, मैंने कहा बोट पर भी F2 होगा। अगर मैं इसको 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 सिस्टम ले लूं तो ये तो फिर भी कट जाएगा। मैं पूरे सिस्टम की बात करूंगा बेटा, सिस्टम में हमारे पास कौन कौन आ जाएगा, 20 kg, 10 kg एंड हमारे पास 40 kg। तो 20 kg वाला बंदा, 10 kg वाला बंदा एंड 40 kg वाला बंदा, तीनों को मतलब बोट, हम तीनों को सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों का आंसर जो आया है वो नेगेटिव में आया है, मतलब बोट लेफ्ट साइड में जानी चाहिए, राइट साइड में जानी चाहिए। हाँ वेरी गुड, अर्पित बेटा ने बहुत सही समझा। दोनों का मास यहां अगर तुम देखो सेम नहीं है गधे, दोनों का मास सेम होता तो आंसर 0 आता। दोनों का मास सेम होता तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर होता बेटा, ये यहां रहे या कहीं पर भी रहे, सेंटर ऑफ मास बीच में ही हमारे पास रहता, तब हमारे पास 0 होता। लेकिन अभी मास अलग अलग है बेटा। बोट किधर मूव कर रही है तुम्हारी, ओवरऑल लेफ्ट मूव कर रही है आप लोगों का। मैं लेट बोट मूव्स बाय, लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट मैंने मान लिया। सर आप हर बार -x क्यों लेते हो, क्योंकि मुझे, सारे बच्चे ध्यान समझना, मुझे पता है बंदा इधर चलेगा तो बोट को इधर चलना ही पड़ेगा, है ना। एक और डाउट आपका क्लियर कर रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है। सर आप बार बार -x क्यों ले रहे हो, प्लस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी फिजिक्स की फील आ रही है, सेंटर ऑफ मास हिलना नहीं चाहिए। अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरे को नेगेटिव, डेल्टा आरसीएम में अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरे को नेगेटिव में होना चाहिए, तभी 0 हो पाएगा। तो मैंने पहले से ही क्या माना, -x। यहां पर तुम्हें आइडिया नहीं लग रहा कि सर बोट पॉजिटिव में शिफ्ट होगी या नेगेटिव में होगी। मैंने कहा मैथ्स हमें धोखा नहीं देगी अगर आपने तमीज से लगा ली। लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट इज x i कैप, मैंने मान लिया बोट राइट साइड में गई। आप सभी लोगों का आंसर लेफ्ट में आया है, नेगेटिव में आया है ना, मैंने मान लिया पॉजिटिव में गई। तो जरा 40 kg जो बोट है उसका आप क्या मान रहे हो, डिस्प्लेसमेंट प्लस x। 20 kg वाले का कितना होगा जब ये सेंटर पर मीट करेंगे, जरा सोच के बताएं। और 10 kg वाले बंदे का कोई बाहर से देख रहा होगा ऑब्जर्वर, तो ये क्या क्या बताएगा कि भाई सबका डिस्प्लेसमेंट क्या है, सोच के बताइए सारे बच्चे। अगर आप देखें, इस बंदे ने कहा कि बोट x प्लस में गई है, तो इस वाले बंदे के लिए इसने कितना चला होगा। वेरी गुड भाई, देखो ये तो 3 मीटर की दूरी पर था और ये 3 मीटर की दूरी पर है, तो अगर बोट को पकड़ के रखता मैं तो ये भी 3 मीटर चलता, ये भी 3 मीटर चलता। लेकिन क्या बोट रुकी हुई है, नहीं, जैसी छोड़ोगे, हमने कहा बोट चल गई x डिस्टेंस आगे, तो इस व्यक्ति को तो 3 मीटर चलना ही है, बोट और आगे ले गई, तो इसने कितना चला होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 + x। ये झंडा है, इसको अगर रुका होता, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनोगे अपने आप सवाल होंगे, रुका रहता तो ये 3 मीटर चलता नेगेटिव में, लेकिन चलने की वजह से बोट, ये झंडा तो खुद ही इधर आ गया, तो इसको कितना चलना पड़ेगा, 3 - x नेगेटिव डायरेक्शन में। सर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट बात कर रहा हूं। वैल्यू क्या होगी, 3 - x। ये आ गया, अब बस हो गया। डेल्टा RCOM 0 कर दो, क्योंकि x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, तो ये आएगा बेटा 40x दिस इंटू दिस प्लस 20 इंटू 3 + x माइनस 10 इंटू 3 - x डिवाइडेड बाय टोटल मास 40, 50, 60, 70। यही आ रहा है 40, हमारे पास 50, 60, 70, ये हटा दो तो 0 = 40x आया बेटा। यहां पर 60 + 20x आया बेटा, -30 + 10x आया बेटा, है ना। तो 40x, 60x, 70x, और यहां पर कितना आया बेटा, 60 - 30, तो ये आ जाएगा +30।
तो -3/7 इक्वल टू x आ रहा है। आपका क्या आंसर आ रहा था बेटा? आपका क्या आंसर आ रहा था? 3/7 आ रहा होगा, मेरा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये माइनस क्या बता रहा है? जो डायरेक्शन तुमने मानी x की, जो डायरेक्शन x की मानी वो गलत, वो अपोजिट है तुम्हारा। तुमने पहले से ही नेगेटिव लिया होगा, ठीक है, अपोजिट है हमारे पास। सारे बच्चे जरा देख लेना, ये आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि एग्जाम में अगर आपको डाउट आ रहा है सर मेरे को पता नहीं लग रहा था बोट किधर जाएगी, प्लस में या माइनस में, क्या फर्क पड़ता है? तुमने पहले से ही माना कि माइनस में है, तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा 3/7। मैं उसका उल्टा मान रहा हूं तो मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स हमें इससे एग्जाम में कोई भी घबराहट वाली बात नहीं होगी, यार बोट इधर चलेगी या उधर चलेगी, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। हम लोग मान के चलेंगे, अपने डेटा को सही से रखेंगे, अपने आप साइन के साथ आंसर आने वाला है। क्लियर? अगर आप पहले से माइनस लेते तो ये वाला बंदा 3 - x चल पाएगा, ये 3 + x चलेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। बोट का -x लेते, आपका आंसर 3/7 आता। मतलब आप नेगेटिव डायरेक्शन में मान रहे हो तो 3/7 आ रहा है, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मान रहा हूं तो मेरा नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स मैं गलत सोच रहा था। आया ना? क्लियर? तो अब मैं आपको यहां पर कुछ सवाल छोड़ रहा हूं। ये वाला तो सवाल मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, जरा इनके बारे में सोचना है। फाइंड शिफ्ट ऑफ द प्लैंक, अब ऐसा है 2 डायमेंशनल है, दिमाग लगाएंगे हमारे पास। जरा देखते हैं, ये आपकी अगली क्लास का सवाल है, ठीक है। रिकॉइल ऑफ द गन अगली क्लास में करेंगे, जंपिंग ऑफ द कार्ट, ठीक है, हाँ। फिर अगली क्लास में हमारा ये वाला पार्ट खत्म कर लेंगे, और फिर हम लोग अपना, नहीं यार एक्सप्लोजन वाले भी तो प्रॉब्लम्स हैं, अभी 1-2 क्लास और लगेगी सेंटर ऑफ मास वाले पार्ट को खत्म करने में, फिर हम लोग जाएंगे अपने कोलिजन वाले पार्ट में, ठीक है। प्लीज एक बार ट्राई करके आइएगा, नहीं हो बिल्कुल मत घबराना। दिस इज जो अभी हम लोग जिस पार्ट में घुसे हैं, दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट पार्ट। यहीं पर बच्चा इरिटेट हो जाता है कि यार ये इधर चल रहा है, वो उधर चल रहा है, बोट में 2 बंदे एक्सचेंज कर गए पोजीशन, सेंटर पर आ गए, यही सब नौटंकी में बच्चा इरिटेट होता है। तुम तमीज से करना, वी विल टेक टाइम। हम ना पहले भाग दौड़ मचाई है, ना अब भाग दौड़ मचाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हमें संडे या कहीं पर देना पड़ेगा, हम लोग दे लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार पढ़ रहे हैं, तमीज से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? यस, हाँ। तो थैंक यू सो मच, मुझे आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। बट कुछ बच्चे आपकी क्लास में, बेटा मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब एक बार ये समय बीतेगा ना बेटा, जैसे आज तो लॉज ऑफ मोशन नहीं सुधार पाएगा, है ना, या फिर आज तो सर्कुलर मोशन पे इतना टाइम नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब नया ये वाले टॉपिक पर ध्यान दे या उधर ध्यान दे, एक बार ये बीत जाएगा ना बेटा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपने 50% ऑफ द 11th भी संभाल ली तो आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा रेशियो में आ जाता है, ठीक है। अब आपको ये बात पचेगी नहीं, आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन चलिए वो आपको सिलेक्शन वाले बच्चे से ज्यादा बता पाएंगे। जिनकी पूरी 11th खराब होती है वो भी सिलेक्शन ले पाते हैं, लेकिन मेहनत बढ़ जाती है। अगर आप 11वीं की 50%, सर बहुत सारी चीजें नहीं समझ आ रही, चुपचाप पढ़ाई करते रहे, 50% भी तू अगर 11वीं पकड़ लेता है, तेरे को पता नहीं है कि तू 12वीं में कितनी स्ट्रेंथ लेके बैठा होगा। जहां पर बच्चे नेगेटिव सोच के साथ बैठे होंगे कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तेरे को इतना होगा कि यार मेरे को कुछ कुछ आता है, बस प्रैक्टिस चाहिए। ये गैप, सोच वाला गैप कि मेरे को नहीं आता है, मेरे को कुछ नहीं होता, मैं टीचर या लेक्चर देखूं या क्या करूं, वो उस वाले गैप से इधर वाला गैप कि हाँ यार मेरे को कुछ कुछ तो समझ आ गया था, मैं कुछ कुछ तो रिकॉल कर पा रहा हूं, थोड़ा सा कॉपी खोल लेता हूं, थोड़े से लेक्चर देख लेता हूं, हो जाएगा। ये गैप आपको बिलीव नहीं होगा, 8-8, 9-9 महीने बच्चों का माइंडसेट चेंज होने में लग जाता है कि मेरे से 11वीं हो सकती है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, चाहे आपका दोस्त का सर्कल हो या स्कूल का सर्कल हो या कोचिंग का सर्कल हो, जो कर रहा है उसको करने दो। आप चुपचाप लेक्चर्स के क्वेश्चन को डबल 2 बार लगा लो, ठीक है। सर मेरे से बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं हो पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, ठीक है। ये जो हमारी लड़ाई है, ये मैराथन अभी 1.5 साल चलेगी। आज मान ले कुछ कमियां हैं, लेकिन तू चलना ही छोड़ देगा ना, अभी बहुत तेजी से दौड़ेगा, बहुत एनर्जी। कई बच्चों ने ये बैच जब स्टार्ट किया होगा तो खूब एनर्जी लगा दी, 10 चीजें उठाई, 10 चीजें करी। आज इतनी एनर्जी नहीं है कि लेक्चर देख लें, डिमोटिवेटेड पड़े। वैसे तो दौड़ना ही नहीं था इस रेस को, ये मैराथन है भाई।
चुपचाप चुपचाप धीरे धीरे चल, लोग गिरते मिटते तेरे को आगे दिखते रहेंगे। कोई अब गिरेगा, कोई थर्मो पे गिरेगा, कोई वेव्स पर गिरेगा, कोई 12वीं में गिरेगा, कोई एग्जाम से जस्ट एक हफ्ते पहले कह देगा भाई मैं तो स्ट्रेस में आ चुका हूं, मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूं तैयारी। ऐसे भी बच्चे मिलेंगे एग्जाम हॉल में एंटर करते समय अपने आप को सोच लेते हैं पता नहीं मेरे को याद है या नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगी, मुझे नहीं करनी इंजीनियरिंग। आखिरी क्षण तक बच्चे अपना गिव अप कर रहे होते हैं पूरी इंडिया में। तेरे को चुपचाप दौड़ना है। मैंने पहले बोला है ये रास्ता कठिन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तू अगर कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करेगा, सर मेरे से तो इतने सारे सवाल नहीं हुए, पहली बार पढ़ रहा है, तू लेवल देख रहा है बेटा, तू लेवल देख रहा है, ना ही 10वीं में पढ़ा है और ना ही तूने अभी तक शायद बाहर कहीं पढ़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत ऐसा पढ़ा रहा हूं कि भाई तेरे को अपना लेवल उठाना, मैं कह रहा हूं ये चीजें हैं ही ऐसी, इट विल टेक टाइम। आज अगर तेरे को मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, तेरे को तू एक बार यूनिट्स एंड डायमेंशन रिवाइज कर ले और फिर तू अपने पीवाईक्यूज लगा, तेरे से आज होने लगेंगे। और तू अगर उसको उस टाइम के साथ कंपेयर कर जब पहली बार पढ़ रहा था, तब तो तेरे को डायमेंशन याद नहीं हो रही थी, याद कर। तो समय के साथ जो प्रॉब्लम आज तेरे को बड़ी लग रही है ना, अगर तेरा एटीट्यूड सही है तो समय के साथ ये प्रॉब्लम बहुत छोटी दिख जाएगी। नहीं तो अगर एटीट्यूड आज सही नहीं होगा तो समय के साथ तू बस इसको लेके रो रहा होगा कि भाई मेरा तो ये टॉपिक खराब हो गया, मेरा तो वो टॉपिक खराब हो गया। मैं मानता हूं पीछे फिजिक्स में हम लोगों ने जितने चैप्टर पढ़े हैं उसमें कमियां रही होंगी आपके एंड से कि ये सर मैं अभी रिवाइज नहीं कर पाया, सर मैं अभी बहुत पीवाईक्यूज नहीं लगा पाया। मैं कहता हूं स्ट्रेस लेके आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कोशिश करिए जितना कर सके। और मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं, 11th में ईमानदारी से चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप 11वीं के टॉपर बनिए, मैं आपको कह रहा हूं बस आप कॉम्पिटिटिव लेवल पूरा एक बार कोशिश कर लीजिए अपने एंड से कि यार जिस दिन 11वीं का सिलेबस खत्म होगा टीचर का, मैं 1-2 हफ्ते आगे पीछे करके अपने नोट्स एटलीस्ट एक बार पढ़ चुका हूं। नहीं करे पीवाईक्यू कोई दिक्कत नहीं, नोट्स मैंने एक बार पढ़ रखे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कितने ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है ये, ठीक है। और आप में से कुछ बच्चे इस बात को सीरियसली लेंगे, मुझे पता है लेस देन 1% ही बच्चे इस बात को सीरियसली लेंगे। सर कह रहे हैं कि कुछ चीजें खराब हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लोड फ्री चुपचाप पढ़ते रहो। बहुत ही कम बच्चे इसको लेते हैं सीरियसली और उनका ही सिलेक्शन एट द एंड आखिरी में होता है। एक लेवल से ज्यादा अगर आप स्ट्रेस लोगे चीजें खराब हो जाएंगी, जितना आपने बनाया है वो भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, कोशिश, हाँ इंटेंशन हमेशा ये होनी चाहिए कि सर मैं अपने मैक्सिमम पीवाईक्यू लगा पाऊं, सर मैं एचसीवी लगा पाऊं, मैं मॉड्यूल लगा पाऊं, मैं डीपीपी लगा पाऊं, मैं क्लास का होमवर्क कर पाऊं। क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, तो आपकी इंटेंशन हमेशा मैक्सिमम की होनी चाहिए। लेकिन अगर रियलिटी में वो नहीं अचीव हो रहा है, बिल्कुल लोड मत लो। अगर आप 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ते हुए आए हैं और आगे पढ़ते हुए चलेंगे, बिलीव मी दैट वाज द बेस्ट यू कुड डू। इससे ज्यादा कुछ डिमांड ही नहीं है, इतना ही कर लो, उतने से ही बहुत कुछ हो जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। तो आराम से जाइए और प्लीज इसको रिवाइज करके आइए। कई बच्चे क्या है लेक्चर रिवाइज करके नहीं आते हैं, और जब आप रिवाइज करके आते हैं बिलीव मी उस दिन आपको क्लास में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। अब ये आप करके देखेंगे तभी आपको बिलीव होगा, अदरवाइज आपको हमेशा लगेगा यार ये कहां से बात आ गई। आप जितना कोई टूटा फूटा कुछ भी जो चीज आपको मिल रहा है, कभी कुछ रिवाइज कर लिया, कभी कुछ रिवाइज कर लिया, लेकिन जरूर रिवाइज करिए, आपको अपने आप चीजें समझ आएंगी। और ये जो आने वाले चैप्टर्स हैं, विदाउट रिवीजन इट विल बी अ बर्डन ऑन यू। आपको लगेगा अभी सेंटर ऑफ मास जो चल रहा है ना, यही सारी चीजें उठ के रोटेशन में भी आएंगी। वर्क पावर, जैसे लॉज ऑफ मोशन आ गया था ना, आज लॉज ऑफ मोशन आ गया, फ्रिक्शन आ गया, ऐसी ये सारी चीजें जुड़ते जुड़ते रोटेशन में चली जाएंगी और बच्चा रोटेशन खराब कर लेता है, ठीक है हमारे पास। तो प्लीज आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो भी एक्स्ट्रा क्लास होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इस दशहरा पे तो आपको क्लास मोस्ट प्रोबेबली नहीं मैं दे पाऊंगा, रीजन बीइंग उसका वही है कि मैं प्रयास वालों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि उनका एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे पहले उनका कवर अप करें, फिर उसके बाद एक बार उनका बैकलॉग 0 होगा तो सारा फोकस आप पर आ जाएगा, ठीक है। वो बड़े भैया हैं आप लोगों के और वो ज्यादा परेशान है, तो एटलीस्ट हम लोग अभी कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है तो हम पहले उनको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।